नमस्कार। आज कलाम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर जो अपनी श्रृंखला चल रही थी, समाधान एक श्रृंखला, जो आपकी टेस्ट सीरीज जो चल रही थी, टास्क टेस्ट सीरीज, उसका अपन जो समाधान करवा रहे हैं, उसमें आज एक नई श्रृंखला इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के जो भी क्वेश्चंस आपके पास से माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट और फाइनल टेस्ट के रूप में आए, आज उन सब का अपन समाधान करेंगे। इसमें समाधान में अपने टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चनों का हल मैं करवाऊंगा। जैसे आज सबसे पहले जो अपन टॉपिक लेंगे, वो जो अपना टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय सेकंड ग्रेड में इकोनॉमिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो आज जो भी आपके माइनर टेस्टों में, मेजर टेस्टों में जो भी क्वेश्चन आए, सारों का समाधान है। इस टॉपिक के जो भी क्वेश्चन है, सारों का समाधान आज अपन इसमें करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे आपके के टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, निगम क्षेत्र। निगम क्षेत्र के अवितरित लाभों को शामिल किया जाता है। निगम क्षेत्र का मतलब होता है कॉर्पोरेट, कंपनियां, कंपनियों को, कॉर्पोरेट को क्या बोलते हैं? निगम क्षेत्र। निगम क्षेत्र में अवितरित लाभों को, इसका मतलब हो गया कि निगम क्षेत्र का जो भी कंपनियों को जो भी प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का क्या किया जाता है? कुछ पार्ट तो शेयर होल्डर्स को क्या है, वितरित कर दिया जाता है, और कुछ पार्ट क्या है, शेयर होल्डर्स को वितरित नहीं किया जाता। उसको क्या बोलते हैं? अवितरित लाभ। अब अवितरित लाभों को शामिल किया जाता है, अपने को ये बताना है। तो एक जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है, कंपनी के शेयर होल्डर्सों की आय में। अब आपको पता है कि शेयर होल्डर्स को तो बांटा ही नहीं गया, तो उनकी इनकम में ये शामिल नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा, राष्ट्रीय आय। तो निगम क्षेत्र के अवितरित लाभों को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता कि नहीं किया जाता? तो आपको पता है कि राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय का मतलब होता है देश के लोगों की इनकम। तो अवितरित लाभ है वो देश के लोगों की इनकम में क्या होता है? शामिल होता है, क्योंकि कंपनी के जो लोग हैं वो भी तो देश में ही है, तो ये राष्ट्रीय आय में क्या होगा? शामिल होगा। व्यक्ति का आय, व्यक्ति का आय में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है ना? देखो, इसको आप एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, आपको क्लास में भी चीज लिखाई हुई है मेरी, कि अगर आपको व्यक्तिगत आय ज्ञात करना है, व्यक्तिगत आय अगर आपको ज्ञात करना है, तो आप इस तरीके से लिखाया था, व्यक्तिगत आय का मतलब पर्सनल इनकम। देश के लोगों की पर्सनल इनकम जब ज्ञात करनी होती है, तो एनआई, एनआई का मतलब राष्ट्र के लोगों की इनकम में से अपने को क्या क्या घटाना पड़ता है? उनमें से अपने को सामाजिक सुरक्षा अंशदान घटाना पड़ता है। सामाजिक सुरक्षा अंशदान, सामाजिक सुरक्षा अंशदान। सामाजिक सुरक्षा अंशदान होता क्या है? कर्मचारियों का जो पीएफ कटता है, ठीक है ना, सीपीएफ कटता है, और आपके बीमा सुरक्षा का जो अंशदान काटा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? सामाजिक सुरक्षा अंशदान। ये राष्ट्रीय आय में से निकाल दिया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय आय में से निगम कर, निगम कर भी राष्ट्रीय आय में से निकाल दिया जाता है। इसके अलावा अवितरित लाभांश, वितरित लाभांश, ये भी राष्ट्रीय आय में से अपन निकाल देते हैं, और उसमें जोड़ देते हैं हस्तांतरण आय। हस्तांतरण आय इसमें जोड़ देते हैं, तो देश के लोगों की पर्सनल इनकम या व्यक्तिगत आय ज्ञात हो जाती है। अब आपको गौर ये करना है, अब क्वेश्चन ये पूछा था इसके अंदर कि निगम क्षेत्र के अवितरित लाभों को शामिल किया जाता है। ये अवितरित लाभ है, इसको शामिल किया जाता है। ठीक है ना? अब देखो, व्यक्तिगत आय में तो शामिल नहीं है, राष्ट्रीय आय में क्या है? शामिल है। सामाजिक सुरक्षा अंशदान राष्ट्रीय आय में शामिल था, लेकिन व्यक्तिगत आय में शामिल नहीं है, इसलिए इसको निकाल दिया। निगम कर राष्ट्रीय आय में शामिल है, लेकिन पर्सनल इनकम में शामिल नहीं है, इसलिए इसको भी निकाल देते हैं। तो जो जो चीज अपन निकाल रहे हैं, इसका मतलब एनआई में शामिल हैं, लेकिन वो पर्सनल इनकम में शामिल नहीं होगी। जैसे सामाजिक सुरक्षा अंशदान पर्सनल इनकम में शामिल नहीं होता, जबकि राष्ट्रीय आय में क्या है? शामिल है। निगम कर राष्ट्रीय आय में शामिल है, लेकिन पर्सनल इनकम में शामिल नहीं होता। अवितरित लाभांश, अब राष्ट्रीय आय में से घटाया है, इसका मतलब अवितरित लाभांश राष्ट्रीय आय में शामिल था, लेकिन पर्सनल इनकम में शामिल नहीं होगा, इसलिए इसको निकाल दिया। ऐसे हस्तांतरण आय,
अब हस्तांतरण आय राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती, लेकिन लोगों की पर्सनल इनकम में क्या होती है, शामिल होती है। तो इसलिए हस्तांतरण आय को अपने जोड़ दिया। अब कई बार यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि हस्तांतरण आय किस में शामिल है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको ध्यान रखना हस्तांतरण आय राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता, लेकिन पर्सनल इनकम में क्या होता है, शामिल होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब आपका क्वेश्चन था निगम क्षेत्र के अवितरित लाभों को शामिल किया जाता है, तो किस में शामिल किया जाता है, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, ठीक है ना। व्यक्तिगत आय में शामिल नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत आय निकालने के लिए अपने एनआई में से, राष्ट्रीय आय में से सामाजिक सुरक्षा अंशदान है या सॉरी अवितरित लाभांश निकाला था। इसका मतलब ये राष्ट्रीय आय में शामिल है, लेकिन व्यक्तिगत आय में शामिल नहीं। अब दे रखा है कि राष्ट्रीय और व्यक्तिगत आय दोनों में नहीं है, सिर्फ राष्ट्रीय आय में क्या है, शामिल है। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 2 नंबर हो गए इसमें, लेकिन ये भी ध्यान रखना है हस्तांतरण आय किस में शामिल है, व्यक्तिगत आय में। हस्तांतरण आय शामिल किस में नहीं है, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है। बाकी ये जो चीजें देखो, ये सारी की सारी ये जो ये बता रही है कि ये सारी व्यक्तिगत आय में तो, राष्ट्रीय आय में तो शामिल हैं, लेकिन व्यक्तिगत आय में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको गलत कथन छांटना है। प्रति व्यक्ति आय किसी देश के जीवन स्तर का सूचक होती है। बिल्कुल सही है बात कि भाई जिस राष्ट्र की प्रति व्यक्ति इनकम ज्यादा होती है, उस राष्ट्र के लोगों का जीवन स्तर भी क्या होता है, ऊंचा होता है, ठीक है ना। जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इन देशों की प्रति व्यक्ति आय ऊंची है, तो इन राष्ट्र के लोगों का जीवन स्तर भी क्या है, ऊंचा है। जैसे भारत की प्रति व्यक्ति आय कम है, भारत की है, बांग्लादेश की है, पाकिस्तान की है, इनकी प्रति व्यक्ति आय कम है, तो इन राष्ट्रों के लोगों का जीवन स्तर भी क्या है, कम है या नीचा है। इसका मतलब प्रति व्यक्ति आय किसी देश के जीवन स्तर का क्या है, सूचक है, इंडिकेटर है, ये सूचित करता है लोगों का जीवन स्तर कैसा है। तो इसका मतलब ये कथन तो क्या है, सही है। दूसरा है राष्ट्रीय आय उत्पादन के साधनों द्वारा अर्जित आय का मापन है। ये बात भी सही है, क्योंकि राष्ट्रीय आय आपको बताया हुआ है कि राष्ट्रीय आय का मतलब राष्ट्र के लोगों की इनकम, और राष्ट्र के लोगों की इनकम, राष्ट्र के लोग किस तरह से इनकम अर्जित करते हैं, लगान के रूप में अर्जित करते हैं। लगान का मतलब जमीन का किराया। कुछ लोग क्या है, मजदूरी के रूप में इनकम कमाते हैं, इसलिए मजदूरी जोड़ दी। कुछ लोग ब्याज के रूप में इनकम कमाते हैं, इसलिए ब्याज जोड़ दिया। कुछ लोग लाभ के रूप, वेतन के रूप में इनकम कमाते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या जोड़ दिया अपने, वेतन जोड़ दिया। और कुछ लोग क्या है, वेतन, कुछ लोग लाभ के रूप में इनकम कमाते हैं, इसलिए इसने कर दिया लाभ। तो राष्ट्र की आय क्या होती है, तो आपको राष्ट्र की इनकम ज्ञात करनी है। इसका मतलब देश के साधनों, साधनों मतलब देश के लोग होते हैं, देश के लोगों द्वारा अर्जित या देश के साधनों द्वारा अर्जित आय कौन सी होती है, लगान, मजदूरी, ब्याज, वेतन और लाभ, इन सब का अपन योग कर देते हैं, ये राष्ट्र की क्या कहलाती है, इनकम। इसका मतलब दूसरा कथन भी सही है, राष्ट्रीय आय उत्पादन के साधनों द्वारा, ये सारे उत्पादन के साधन है, क्योंकि लगान भूमि को मिलता है, भूमि उत्पादन का साधन है, मजदूरी श्रम को मिलती है, ये श्रम भी उत्पादन का साधन है, ब्याज पूंजी को मिलती है, पूंजी भी उत्पादन का साधन है, वेतन प्रबंधक को मिलता है, प्रबंधक भी उत्पादन का एक साधन है, लाभ, लाभ उद्यमी को मिलता है, ये भी उत्पादन का एक साधन है। तो उत्पादन के साधनों द्वारा ये अर्जित आय जो होती है, उसी को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय। इसका 2 का ऑप्शन भी क्या है, सही है। तीसरा देखो, व्यक्तिगत आय सभी स्रोतों से व्यक्तियों की वास्तविक वर्तमान आय प्राप्तियों का क्या है, मापन है, जो किसी निश्चित समयावधि के दौरान उत्पादक गतिविधियों से अर्जित हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि व्यक्तिगत आय पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम में मैंने बताया था जब देश के लोगों की पर्सनल इनकम ज्ञात करनी होती है। जैसे मैं पीछे ले जाता हूँ, उसको वापस देखो, यहाँ पर अपने किया था कि देश के लोगों की पर्सनल इनकम ज्ञात करनी है। तो राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय में से जो चीजें लोगों ने अर्जित की हैं लेकिन लोगों के घर में नहीं आई। देखो दोबारा सुनो एक बार, पर्सनल इनकम का मतलब वो इनकम है जो देश के लोगों की के घर में आई है, देश के लोगों की जेब में आई है, वो उनकी पर्सनल इनकम है। एनआई का मतलब है देश के लोगों ने कितनी आय अर्जित की है। अर्जित आय में से बहुत सारा अंश ऐसा होता है जो अर्जित तो किया है लेकिन उनके घर में नहीं आया। जैसे सामाजिक सुरक्षा अंशदान, जैसे कर्मचारियों का पीएफ है, सीपीएफ है, बीमा की किस्त है, ये कटौती हो जाती है। तो कर्मचारी के वेतन में से जो कट जाता है उसको बोलते हैं सामाजिक सुरक्षा अंशदान। कमाया था, अर्जित किया था, इसलिए राष्ट्रीय आय में शामिल है।
लेकिन कट गया इसलिए उनकी पर्सनल इनकम में शामिल नहीं हुआ, घर में नहीं आई ये इनकम। ऐसे निगम कर कंपनियों की आय पर लगाए, आय पर लगाए इसका मतलब कंपनियों ने अर्जित किया था लेकिन गवर्नमेंट ले गई इसको, इसलिए इसको भी अपने क्या कर दिया, हटा दिया। अवितरित लाभांश कमाया हुआ था इसलिए एनआई में शामिल है लेकिन पर्सनल इनकम में नहीं जुड़ा इसलिए उसको पीआई में शामिल नहीं करते हैं। हस्तांतरण आय, कमाई हुई आय नहीं, अर्जित की हुई आय नहीं होती है, क्योंकि हस्तांतरण आय देश के लोगों को वृद्धावस्था पेंशन है, बेरोजगारी भत्ता है, बीमारी भत्ता है, छात्रवृत्ति है, इनके रूप में प्राप्त होती है, इसलिए ये अर्जित की हुई नहीं होती, इसलिए एनआई में शामिल नहीं है, लेकिन पर्सनल इनकम में क्या है, शामिल है। अब सारांश ये हो गया कि देश के लोगों की पर्सनल इनकम कौन सी होती है, जो देश के लोग अर्जित करते हैं अपनी उत्पादन क्रियाओं से या अर्जित नहीं करते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें इसमें आ जाती है, क्योंकि हस्तांतरण आय अर्जित की हुई आय नहीं होती। बाकी जो राष्ट्रीय आय में जो भी चीजें, मजदूरी, लाभ, वेतन जो भी जुड़ा हुआ है वो सारा क्या होता है, अर्जित किया हुआ होता है। इसलिए आपका जो ये जो क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत आय सभी स्रोतों से व्यक्तियों की वास्तविक वर्तमान आय और प्राप्तियों का क्या है कि मापन है, सही है, जो किसी निश्चित समयावधि के दौरान उत्पादन गतिविधियों से अर्जित की हो या किया हो सकता है या नहीं भी, इसका मतलब ये चीज भी क्या है, सही है, क्योंकि हस्तांतरण आय उत्पादन गतिविधियों से अर्जित की हुई नहीं होती, ठीक है ना, लेकिन वो व्यक्तिगत आय में क्या होती है, शामिल होती है। अंतिम वस्तुओं से तात्पर्य उन वस्तुओं से हैं जिनका उपभोग, जिनका उपयोग पुनः बिक्री के लिए किया जाता है, ये चीज गलत है, क्योंकि अंतिम वस्तु वो होती हैं जो अंतिम रूप से जिनका उपभोग किया जाता है या उपभोग करने के लिए लोग खरीदते हैं, उनको बोलते हैं अंतिम वस्तु। और जिन वस्तुओं को बेचने के लिए खरीदा जाता है, पुनः बिक्री के लिए खरीदा जाता है, उनको बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तु। तो ये आपका आंसर है, ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि पूछा क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो इनमें से गलत कथन कौन सा आ जाएगा, आपका 4 नंबर, ये गलत कथन है। क्यों गलत है, क्योंकि जो वस्तुएं पुनः बिक्री के लिए होती हैं उनको अंतिम वस्तुएं नहीं कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है, मध्यवर्ती वस्तु कहा जाता है। तो ये जो पुनः बिक्री के लिए जो वस्तुएं खरीदी जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती वस्तु। जबकि इसमें पूछा क्या, अंतिम वस्तु, अंतिम वस्तु कौन सी होती है, जो उपभोग करने के लिए खरीदी जाती है। तो इसमें ये कथन सही नहीं है, क्योंकि ये जो दे रखा है ये मध्यवर्ती वस्तु होती है, अंतिम वस्तु नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कोई क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं, एनआई बोलते हैं। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। अब इसको एक बार वापस आप समझना देखो, साधन लागत पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है इसको बोलते हैं एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट किसके बराबर होता है, एनआई के बराबर होता है। ये लाइन आपको याद रखनी है, ये बार बार एग्जाम में पूछते हैं। इसको बोलते हैं साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट किसके बराबर होता है, एनआई के बराबर होता है, राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। अब इसमें ये पूछा है कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इनमें से कौन सा है, ये अपने को पूछा है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है लगान प्लस ब्याज प्लस वेतन मजदूरी प्लस लाभ। अभी थोड़ी देर पहले अपने पढ़ा था कि एनआई क्या होती है, एनआई का मतलब देश के साधनों द्वारा अर्जित आय होती है, देश के लोगों द्वारा अर्जित आय होती है, जो अपन किसका योग करने से आती है, लगान का प्लस मजदूरी का, मजदूरी वेतन को एक जगह लिख देता हूं मैं, प्लस ब्याज का और प्लस लाभ का, इनका योग करने से आती है, ये एनआई है। और एनआई को क्या बोलते हैं, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब ए जो ऑप्शन है, ए जो है ये क्या है, सही है। दूसरा देखो, एनडीपी प्लस विदेशी शुद्ध साधन है, क्या उसको एनआई कहा जाता है क्या? अब एक चीज पे यहाँ पे ध्यान करना है, यहाँ पर एनडीपी दे रखा है, तो एनडीपी को दो प्रकार से लिखा जाता है, एक तो एनडीपी और एक लिखा जाता है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। ये जो लिखा हुआ है ये मार्केट प्राइस माना जाएगा, क्या माना जाएगा इसको, मार्केट प्राइस। कई बार तो क्या होता है कि इसके नीचे इस तरह से लिख देते हैं एनडीपी मार्केट प्राइस, और कई बार नहीं लिखते, ऐसा ही दे देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, एक ही होता है। इसका मतलब ये दे रखा है एनडीपी मार्केट प्राइस, और इसमें प्लस किया है विदेशी शुद्ध साधन आय। अब इसमें प्लस करने से आ जाएगा आपका विदेशी शुद्ध साधन आय, प्लस किया ना,
तो ये आ जाएगा आपका NNP। अब ये NNP आया है, इसका मतलब NNP मार्केट प्राइस आया है, जबकि राष्ट्रीय आय, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होती है? NI होती है। NI बोल दो या NNP क्या बोल दो, फैक्टर कॉस्ट बोल दो। जबकि NDP फैक्टर कॉस्ट, सॉरी NDP में विदेशी शुद्ध साधन आय अपने शामिल किया है तो NNP आएगा। तो इसका, इस लाइन का जो मतलब है, इस लाइन का मतलब है NNP। NNP का मतलब NNP मार्केट प्राइस। तो ये NNP मार्केट प्राइस है, जबकि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब होता है NNP फैक्टर कॉस्ट, ये होता है। इसका मतलब ये क्या है? सही नहीं है। ठीक है। तीसरा देखते हैं अपने, GDP माइनस पूंजी की गिरावट प्लस विदेशी शुद्ध साधन आय। अब ये कि क्या ये साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है क्या? GDP, इसका मतलब GDP मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट पहले तो ये देखनी है आपको। नीचे फैक्टर कॉस्ट नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये क्या है? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में लिखना साथ में जरूरी नहीं होता। तो ये GDP मार्केट प्राइस है। GDP मार्केट प्राइस में से पूंजी की गिरावट निकाल देते हैं तो आपके आ जाएगा NDP मार्केट प्राइस, और NDP मार्केट प्राइस में विदेशी शुद्ध साधन आय जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा? NNP मार्केट प्राइस। इसको आप इस तरीके से देखो। आप ये आपके लिखा हुआ है GDP। GDP में से क्या घटाया? पूंजी की गिरावट। GDP में से पूंजी की गिरावट, इसका मतलब डेप्रिसिएशन घटा दिया। डेप्रिसिएशन घटाते ही आ जाएगा आपका NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। अब ये मार्केट प्राइस था तो ये भी क्या आएगा? मार्केट प्राइस आएगा। अब NDP मार्केट प्राइस, यहाँ तक क्या हो गया? ये NDP मार्केट प्राइस हो गया। अब NDP मार्केट लिख देता हूं मैं, NDP मार्केट प्राइस है। इसमें विदेशी शुद्ध साधन आय और जोड़ दिया। जैसे इसमें अपन जोड़ दें विदेशी शुद्ध साधन आय, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसी को बोलते हैं विदेशी शुद्ध साधन आय। ये और जोड़ दिया तो अब ये जो आपका बना है, ये बना है NNP बना है। NNP का मतलब NNP मार्केट प्राइस बना है। जबकि राष्ट्रीय आय जो होती है वो होती है NNP फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें तो बहुत अंतर है, क्योंकि ये मार्केट प्राइस पर है, ये क्या है? फैक्टर कॉस्ट पर। ज्ञात करना अपने को फैक्टर कॉस्ट पर, जबकि आया क्या है? मार्केट प्राइस। इसका मतलब ये जो पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन का मतलब होता है NNP मार्केट प्राइस। जबकि ज्ञात क्या करना था? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब ज्ञात करना था अपने को NNP फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करना था। और ये लाइन किसको बता रही है? NNP मार्केट प्राइस को। इसका मतलब ये हो गया कि साहब ये भी सही नहीं है। एक मिनट दोबारा देखना पड़ेगा इसको। सी है GDP माइनस पूंजी की गिरावट प्लस विदेशी शुद्ध साधन आय, यहाँ तक। एक नीचे, हाँ सॉरी, एक नीचे और दे रखा है भाई, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी दे रखा है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी दे रखा है नीचे। प्लस कर दिया शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, सॉरी माइनस कर दिया शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, तो इसका मतलब ये NNP फैक्टर कॉस्ट हो गया। दोबारा समझो इसको। इस लाइन को एक बार पूरी को वापस देखो आप, पूरी लाइन में वापस बता रहा हूं। GDP मार्केट प्राइस में से पूंजी की गिरावट निकाल दी, यहां तक आ गया NDP मार्केट प्राइस, और NDP मार्केट प्राइस में विदेशी शुद्ध साधन आय जोड़ दी, तो यहां से यहां तक पूरी लाइन क्या आ गई? ये आ गई NNP मार्केट प्राइस आ गया। ठीक है। अब आगे दे रखा है, इसमें से माइनस किया हुआ है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। थोड़ा सा देखो गैप आ गया है तो ध्यान रखना, ये यहाँ आना चाहिए था, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो NNP मार्केट प्राइस में से जब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकाल देते हैं, क्योंकि मार्केट प्राइस में टैक्स जुड़े हुए होते हैं, तो उन जुड़े हुए टैक्सों को अपने निकाल दिया तो क्या आ जाएगा? आपका NNP फैक्टर कॉस्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर NNP मार्केट प्राइस में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकाल देते हैं तो आपका आ जाता है NNP फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि ये सी क्या है, किसको बता रहा है? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को बताता है, क्योंकि NNP फैक्टर कॉस्ट ही क्या होता है? NI भी होता है। तो इसको चाहे राष्ट्रीय आय बोल दो, चाहे साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बोल दो। इसका मतलब हो गया कि A सही है और C सही है, B सही नहीं है। अब आप इसमें A और C सही हो जाएगा, है ऑप्शन ये रहा तीनों, A और C ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो,
निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब आपको इन्हें चारों में से 3 कथन दे रखा है, इनमें से 3 कथन बताना कि कौन सा सही है। पिछले दशक में, पिछले दशक का मतलब पिछले 10 सालों में स्थिर कीमतों पर, ठीक है ना, राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक वृद्धि दर वर्ष 2021-22 में रही थी। ये कथन सही है या नहीं? तो ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि 2020-21 में स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में जो ग्रोथ रेट थी वो नेगेटिव रही थी, एकदम कम रही थी, नेगेटिव रही थी। तो 21-22 में पॉजिटिव रह गई, तो उससे क्या है कि काफ़ी डिफरेंस आ गया। इसलिए सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट है पिछले दशक में, पिछले 10 सालों में स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक वृद्धि 2021-22 में रही थी। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। दूसरा, वर्ष 2020-21 में, ठीक है ना, राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी। बिल्कुल सही, अभी मैंने बताया था। तो 2020-21 कोविड काल था, इस दौरान राष्ट्रीय आय की जो वृद्धि दर थी वो क्या रही थी, नेगेटिव रही थी। ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। तीसरा देखो, वर्ष 2020-21 में कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य उत्पादन क्षेत्रों में वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी। ये बात भी सही है, क्योंकि 2020-21 में कोविड के दौरान कृषि का जो प्रोडक्शन था या कृषि की जो ग्रोथ रेट थी वही पॉजिटिव थी। इसके अलावा उद्योग की ग्रोथ रेट नेगेटिव थी, सेवा क्षेत्र की ग्रोथ रेट भी क्या थी, नेगेटिव। ये भी नेगेटिव थी, ये भी। इन दोनों क्षेत्रों में वृद्धि दर नेगेटिव थी, लेकिन कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर क्या थी, पॉजिटिव थी। इसीलिए तो लोग उद्योग, सेवा ये सारी छोड़ के नौकरी, खेती में वापस शुरू हो गए थे, खेती करना शुरू कर दिया था। तो खेती में पॉजिटिव थी, बाकी दोनों में नेगेटिव थी। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन भी क्या है, सही है। तो इसमें पिछले दशक में सर्वाधिक ग्रोथ रेट 2021-22 में, ये कथन भी सही है, ये भी सही, ये भी, तीनों सही है। तो आपका इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा, ए, बी व सी। अगला क्वेश्चन देखो, जीडीपी अस्फीतिक, जीडीपी अस्फीति को बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर, इसको जीडीपी डिफ्लेटर भी बोलते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर या जीडीपी अस्फीति के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। अब आपको बताना है कि जीडीपी डिफ्लेटर या अस्फीति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, वो आपको बताना है। देखो, ये चीज आपको खूब अच्छी तरह से पढ़ाई हुई है, मेरी बताई हुई है आपको, कि अगर आपको जीडीपी डिफ्लेटर ज्ञात करना है या जीडीपी अस्फीति ज्ञात करना है, अस्फीति, तो कैसे ज्ञात होगा। इसको ज्ञात करने के लिए जो मौद्रिक जीडीपी है, एक मिनट, इसको आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, इसको ज्ञात करने के लिए मौद्रिक जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, वास्तविक जीडीपी से डिवाइड करना पड़ेगा। मौद्रिक जीडीपी का मतलब होता है कि करंट प्राइस के ऊपर, करंट प्राइस बोल दो, प्रचलित मूल्य बोल दो, वर्तमान मूल्य बोल दो, तो वर्तमान कीमतों पर जो ज्ञात की गई जीडीपी होती है उसको तो बोलते हैं मौद्रिक जीडीपी। और बेस ईयर की कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर, जैसे अभी वास्तविक जीडीपी ज्ञात करने का बेस ईयर 2011-12 है, तो 2011-12 की कीमतों के ऊपर अपनी जीडीपी निकाली है, वो हो जाएगी वास्तविक जीडीपी। वर्तमान कीमतों पर जो जीडीपी ज्ञात की जाती है वो तो हो गई मौद्रिक जीडीपी। और बेस ईयर की या स्थिर कीमतों पर या 2011-12 की कीमतों पर जो जीडीपी अपने ज्ञात की, वो कौन सी हो जाएगी, वास्तविक जीडीपी। तो मौद्रिक जीडीपी को आप वास्तविक जीडीपी से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, जीडीपी अस्फीतिक आ जाएगा। और अगर जीडीपी अस्फीति को डिफ्लेटर को अगर आप परसेंट में निकालना चाह रहे हो तो इधर क्या कर देना, गुणा 100 कर देना, तो जीडीपी क्या आ जाएगी, परसेंट में आ जाएगी। ये होती है आपकी जीडीपी अस्फीतिक। ठीक है, यहाँ तक। अब इसमें देखो क्या है, ये मुद्रास्फीति का एक मापक है। ये बात भी सही है, क्योंकि जीडीपी अस्फीति को मुद्रास्फीति से भी मापते हैं अपने, या मुद्रास्फीति का मापन जीडीपी डिफ्लेटर में करते हैं। मुद्रास्फीति मापन के 2 माप हैं, एक तो कीमत सूचकांक और एक जीडीपी डिफ्लेटर या जीडीपी अस्फीति। अब अगर मुद्रास्फीति है, क्योंकि ये जो मौद्रिक जीडीपी है तो करंट प्राइस पे ज्ञात की जाती है, ये बेस ईयर की प्राइस पे ज्ञात की जाती है। जितनी मुद्रास्फीति बढ़ेगी उतनी ही वास्तविक जीडीपी से मौद्रिक जीडीपी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ज्यादा होगी तो डिफ्लेटर का मूल्य भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब डिफ्लेटर जिस वर्ष ज्यादा आएगा, इसका मतलब उस वर्ष क्या है, कीमतें ज्यादा बढ़ी है। तो ये बात बिल्कुल सही है पहले,
कि ये मुद्रास्फीति का एक समग्र मापक है, ये बात सही है। तो इसका मतलब ये पहला कथन क्या है, सही है। दूसरा, इसे चालू कीमतों में जीडीपी तथा स्थिर कीमतों में जीडीपी के अनुपात के रूप में निकाला जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि चालू कीमतों पर जीडीपी को क्या बोलते हैं, मौद्रिक जीडीपी बोलते हैं। चालू कीमतें बोल दो, वर्तमान कीमतें बोल दो, या प्रचलित कीमतें बोल दो, तो वर्तमान कीमतों पर या प्रचलित कीमतों पर या चालू कीमतों पर जो जीडीपी ज्ञात की जाती है उसको बोलते हैं मौद्रिक जीडीपी, और स्थिर कीमतों पर जो जीडीपी ज्ञात करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक जीडीपी। तो दूसरे में कि इसे चालू कीमतों पर जीडीपी जैसे ये हो गई, दूसरा स्थिर कीमतों पर जीडीपी जैसे वास्तविक जीडीपी होगी, कि अनुपात के रूप में निकाला जाता है, ये दोनों का अनुपात ही तो है। तो इसका मतलब ये कथन भी क्या है, सही है। तो इसका दोनों कथन सही है, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, ए व बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से सही है अब आपको सही बताना है। वास्तविक राष्ट्रीय, सेम वही चीज है, जैसे आपने वास्तविक राष्ट्रीय आय बोल दो, वास्तविक जीडीपी बोल दो। वास्तविक राष्ट्रीय आय या वास्तविक जीडीपी स्थिर कीमतों पर ज्ञात की जाती है, जबकि मौद्रिक राष्ट्रीय आय या मौद्रिक जीडीपी के वर्तमान कीमतों पर ज्ञात की जाती है। तो वास्तविक जीडीपी, वास्तविक राष्ट्रीय आय आप कैसे ज्ञात करोगे, मौद्रिक राष्ट्रीय आय को कीमत सूचकांक से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, गुणा 100। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि आप इसको इस तरह से सूत्र के रूप में याद रख लेना कि अगर आपको वास्तविक राष्ट्रीय आय ज्ञात करनी हो, वास्तविक राष्ट्रीय आय ये आपको ज्ञात करनी हो, तो वास्तविक राष्ट्रीय आय का मतलब होता है कि स्थिर कीमतों पर आपको राष्ट्रीय आय ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करोगे, इसको ज्ञात करने के लिए मौद्रिक राष्ट्रीय आय, ये मैंने लिख दिया जैसे मौद्रिक राष्ट्रीय आय, मौद्रिक राष्ट्रीय आय, मौद्रिक राष्ट्रीय आय, मौद्रिक राष्ट्रीय आय को आप डिवाइड कर देना, किससे डिवाइड करना, आपको कीमत सूचकांक से, कीमत सूचकांक, क्योंकि मुद्रास्फीति का मापन करने के लिए एक तो जीडीपी डिफ्लेटर का यूज होता है, एक कीमत सूचकांक का भी यूज होता है, ठीक है ना। तो मौद्रिक राष्ट्रीय आय को जब कीमत सूचकांक से आप डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वास्तविक राष्ट्रीय आय आ जाएगा। अगर आपको ये मौद्रिक राष्ट्रीय आय ज्ञात करनी हो तो कीमत सूचकांक को इधर क्या कर देना है, गुणा कर देना है, ठीक है ना। तो अगर आपको मान लो कि मौद्रिक राष्ट्रीय आय ज्ञात करनी हो, ये ज्ञात करनी हो, मौद्रिक राष्ट्रीय आय, मौद्रिक राष्ट्रीय आय, और मौद्रिक राष्ट्रीय आय के साथ आप देखो गुणा क्या है, इधर गुणा 100 भी कर देते हैं आपको, ये गुणा 100 भी आएगा इधर, है ना। तो मौद्रिक राष्ट्रीय आय के साथ गुणा क्या है, 100 है। तो आपको मौद्रिक राष्ट्रीय आय ज्ञात करना है तो इसके साथ में क्या है, गुणा 100 भी है, और ये गुणा हो जाएगा, ये इसके साथ गुणा है, तो इधर बराबर में क्या लिख लेंगे, इसको और इसको गुणा करके लिख लेंगे। तो वास्तविक राष्ट्रीय आय, वास्तविक राष्ट्रीय आय, और वास्तविक राष्ट्रीय आय के साथ गुणा कौन है, इसके साथ गुणा है कीमत सूचकांक, कीमत सूचकांक इसके साथ में क्या है, गुणा है। कीमत सूचकांक इसके साथ में क्या है, गुणा है, और मौद्रिक राष्ट्रीय आय के साथ गुणा क्या है, 100 है, इसलिए इसका क्या लगा देंगे, 100 का भाग लगा देंगे, तो आपकी क्या आ जाएगा, मौद्रिक राष्ट्रीय आय ज्ञात हो जाएगा। अब इसमें पूछा क्या, आपके देखो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, एक तो पूछा है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या होगी, तो वास्तविक राष्ट्रीय आपको पता है कि मौद्रिक राष्ट्रीय आय को किससे गुणा कर रहे हो, कीमत सूचकांक से, और इधर गुणा क्या कर रहे हो आप, 100, जैसे ऊपर अभी अपने लिखा था, मौद्रिक राष्ट्रीय आय को 100 से गुणा कर दो, कीमत सूचकांक का यहाँ पे भाग लगा दो, इसका मतलब ये क्या है, सही है। दूसरा, मौद्रिक राष्ट्रीय आय ज्ञात करनी है आपको, तो क्या करोगे, वास्तविक राष्ट्रीय आय को कीमत सूचकांक से गुणा कर देना है, और मौद्रिक राष्ट्रीय आय के साथ गुणा क्या था, 100 था, इसलिए 100 का आपने क्या लगा दिया, भाग लगा दिया। तो इसमें 1 और 2 क्या हो जाएंगे, दोनों सही हो जाएंगे। अब मान लो कि एक क्वेश्चन ये पूछ लिया, तो फिर कीमत सूचकांक कैसे ज्ञात किया जाएगा तो अगर राष्ट्रीय आय के रूप में कीमत सूचकांक ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो आप इसको ऐसे ज्ञात कर सकते हो, कीमत सूचकांक, प्राइस इंडेक्स, कीमत सूचकांक होगा मौद्रिक राष्ट्रीय आय, मतलब वर्तमान कीमतों पर जो ज्ञात की अपने मौद्रिक राष्ट्रीय आय, और मौद्रिक राष्ट्रीय आय को आपको डिवाइड करना है किससे, वास्तविक राष्ट्रीय आय से, वास्तविक राष्ट्रीय आय, इससे आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, और फिर आपको क्या कर देना है, इधर गुणा 100 कर देना है, इधर गुणा हो जाएगा 100।
कहने का मतलब हुआ कि इन तीनों में से कोई भी दो वैल्यू आपको दे रखी हो तो आप तीसरी ज्ञात कर सकते हो। जैसे इसके साथ ये इसके साथ गुणा है, ठीक है ना, ये इसके साथ गुणा है। अब आपको मान लो कि मौद्रिक राष्ट्रीय आय ज्ञात करना हो तो इन दोनों के गुणा में 100 का भाग लगा देना, ठीक है। या फिर आपको मान लो कि वास्तविक राष्ट्रीय आय ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करनी है, तो मौद्रिक राष्ट्रीय आय और गुणा 100 में किसका भाग लगा देना, कीमत सूचकांक का भाग लगा देना। कीमत सूचकांक ज्ञात करना है तो मौद्रिक राष्ट्रीय आय में को वास्तविक राष्ट्रीय आय से डिवाइड कर देना। तो तीनों में से कोई दो दिया हुआ हो और तीसरा ज्ञात करना हो तो आपको इसको गुणा करके इस तरह से निकाल लेना। तो इसमें आपका सही कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा कि ये दोनों कथन क्या है, सही है, ठीक है यहाँ तक। तो इसमें विकल्प 1 और 2 क्या है, ये दोनों सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किसी वर्ष की राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, किसी वर्ष की राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, कि क्या चीज शामिल नहीं की जाती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि राष्ट्रीय आय का मतलब होता है देश के लोगों की इनकम, कि कितनी इनकम अर्जित की है वही राष्ट्र की आय होती है। अब इसमें क्या क्या शामिल नहीं होता, हस्तांतरण भुगतान, इसको हस्तांतरण भुगतान बोल दो चाहे हस्तांतरण आय बोल दो। ये देश के लोगों को वृद्धावस्था पेंशन है, बेरोजगारी भत्ता है, बीमारी भत्ता है, छात्रवृत्ति है, इन रूपों में प्राप्त होता है। इसका मतलब ये लोग अर्जित नहीं करते, जो आय अर्जित नहीं की हुई होती है उसको अपन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। इसका मतलब हस्तांतरण भुगतानों को या हस्तांतरण आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता। जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, बेरोजगारी भत्ता है, बीमारी भत्ता है, छात्रवृत्ति है, ये सारी हस्तांतरण आय होती है। सार्वजनिक ऋणों पर जो ब्याज देती है गवर्नमेंट है उसको भी हस्तांतरण भुगतान बोलते हैं। तो इनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया था, इसका मतलब ये तो शामिल नहीं होगा। पूंजीगत लाभ हानि, पूंजीगत लाभ हानि को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि राष्ट्रीय आय उत्पादन करने से जो इनकम होती है उसको बोलते हैं। पूंजीगत लाभ हानि कोई प्रोडक्शन नहीं होता। जैसे किसी जमीन के भाव बढ़ गए उसको फायदा हो गया, शेयर मार्केट में शेयरों की कीमतें बढ़ गई जिससे किसी को फायदा हो गया, या फिर शेयर मार्केट में अचानक से भाव गिर गए नुकसान हो गया, या जमीन के भाव गिर गए नुकसान हो गया। तो इस तरह से ये अचानक उतार चढ़, कीमतों में जो उतार चढ़ाव आता है उसकी वजह से लोगों को क्या है, पूंजीगत लाभ और पूंजीगत हानि होती है। पूंजीगत में लोगों के पास संपत्तियां, उनकी कीमतें बढ़ गई तो फायदा हो गया, उनकी कीमतें गिर गई तो क्या हो गई, उनको हानि हो गई। तो पूंजीगत लाभ हानि एक्चुअल में देश का प्रोडक्शन है नहीं, ठीक है ना, ये कीमतों में उतार चढ़ाव होने की वजह से होती है। और जो प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन से जुड़ी हुई एक्टिविटी नहीं है, तो इसका मतलब इनके लाभ हानि जो हुए हैं वो कोई काम करने के बदले से नहीं हुए। इसलिए पूंजीगत लाभ हानि को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि राष्ट्र की आय का मतलब होता है कि उत्पादन करके जो लोग इनकम कमाते हैं उन इनकमों को जोड़ करके राष्ट्रीय आय ज्ञात किया जाता है, जबकि ये उत्पादन नहीं है। स्टॉक में वृद्धि, स्टॉक में वृद्धि जो होती है उसको निवेश माना जाता है। क्या माना जाता है, निवेश। और स्टॉक की वृद्धि एक प्रोडक्शन है, क्योंकि स्टॉक के अंदर क्या आता है कि जैसे गोदामों वगैरह में या जो भी जहाँ पर फैक्ट्रियाँ उत्पादन करती हैं वहाँ पर कच्चे माल का स्टॉक रहता है, ठीक है, वहाँ पर अर्धनिर्मित माल का भी स्टॉक रहता है, अर्धनिर्मित माल, और बिना बिके हुए निर्मित माल का भी स्टॉक रहता है। भाई जो प्रोडक्ट पूरा तैयार था लेकिन मार्केट में नहीं बिका, उस साल रह गया, तो ये सारा स्टॉक बनता है इससे। अब स्टॉक में वृद्धि, इसका मतलब कच्चा माल पहले की तुलना में ज्यादा हो गया, अर्धनिर्मित माल भी पिछले साल की तुलना में ज्यादा है, बिना बिका हुआ माल भी पिछले साल की तुलना में बढ़ गया। इसका मतलब ये प्रोडक्शन तो है ही कि देश का, और प्रोडक्शन है तो राष्ट्रीय आय में क्या होगा, शामिल होगा। तो स्टॉक में जो वृद्धि हुई है वो वृद्धि प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से हुई, चाहे रॉ मटेरियल ज्यादा बना हो, चाहे अर्धनिर्मित माल ज्यादा बना हो, चाहे बिना बिके हुए निर्मित माल ज्यादा बना हो। स्टॉक की बढ़ने का मतलब ये हो गया कि प्रोडक्शन पिछले साल की तुलना में ज्यादा हुआ है, इसलिए इसको क्या मानते हैं, निवेश मानते हैं, क्योंकि अगली साल काम आ जाएगा, इसलिए इसको राष्ट्र की आय में शामिल किया जाता है। तो हस्तांतरण आय भुगतान राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा, पूंजीगत लाभ हानि शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो आप इसको बोलते हैं नहीं, इससे कोई प्रोडक्शन नहीं होता। स्टॉक में वृद्धि, स्टॉक में वृद्धि देश का प्रोडक्शन है, इसलिए ये राष्ट्र की आय में क्या होगा, शामिल होगा। सरकारी बॉन्ड पर प्राप्त ब्याज, अभी मैंने बताया था, सरकारी बॉन्ड या सरकारी ऋणों पर जो ब्याज प्राप्त होता है वो भी कोई उत्पादन करने से जुड़ा हुआ नहीं होता है, इसको भी हस्तांतरण भुगतान बोलते हैं, इसलिए इसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। तो ये भी राष्ट्र की आय में शामिल नहीं होगा।
तो राष्ट्रीय की आय तीनों में से, राष्ट्रीय की आय में चारों में से कौन होगा? स्टॉक की वृद्धि। तो इसमें सही कौन सा आएगा ये अपने को देखना है। एक मिनट। राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, ये देखना नहीं किया जाता है। तो नहीं किया जाता तो किस किस को नहीं किया जाता है? इसको नहीं किया जाता, ठीक है। पूंजीगत लाभ हानि को नहीं किया जाता, ए हो गया, बी हो गया, और सरकारी बॉन्ड पर प्राप्त ब्याज इसको भी शामिल नहीं किया जाता। सिर्फ इसमें से शामिल किसको किया जाता है? स्टॉक में वृद्धि। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी और डी। तो इसमें देखो आप ए, बी और डी, तीसरा ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सत्य कथन की पहचान कीजिए। इनमें से जो कथन सही है उसकी आपको पहचान करनी है कि कौन सा सही है। पिछले 5 वर्षों में भारत की आर्थिक वृद्धि दर सदैव धनात्मक रही। क्या ये बात सही है क्या? पिछले 5 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों मतलब 2020-21 से लेकर के 2025-26 तक की बात कर रहा है। 25-26 तो अभी आया नहीं, मतलब 2019-20 से लेकर के 2024-25 तक की बात करें, वित्त वर्ष 2025 तक की। तो पिछले 5 वर्षों में भारत की आर्थिक वृद्धि दर धनात्मक रही, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि अभी अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वर्ष 2020-21 जो कोविड काल था उसमें भारत की आर्थिक वृद्धि दर या इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रही थी? ऋणात्मक रही थी, ऋणात्मक। इसका मतलब ये कथन सही नहीं है, क्योंकि इस दौरान ऋणात्मक रही है। पिछले 5 वर्षों में भारत की कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर सदैव धनात्मक रही है, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि 2020-21 में उद्योग और सेवा क्षेत्र की ग्रोथ रेट तो ऋणात्मक थी, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट क्या थी? पॉजिटिव थी। इसका मतलब ये कथन क्या है? सही है। अगला कथन और देख लो, पिछले 5 वर्षों में भारत के उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर सदैव धनात्मक रही है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि 2020-21 में उद्योग क्षेत्र में ग्रोथ रेट क्या थी? ऋणात्मक थी। फिर आगे लिख रखा है, पिछले 5 वर्षों में भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर सदैव धनात्मक रही, ये बात भी क्या है? बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। और पिछले 5 वर्षों में भारत की उद्योग वृद्धि दर सदैव, ये भी गलत है। इसका मतलब फिर सही कौन सा है? सही है आपका ये 2 नंबर सही है। पिछले 5 वर्षों में भारत के कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर सदैव धनात्मक रही। तो इसमें सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। दोबारा दे लो आपको एक बार, इसमें आपका सही करना आपको 2 नंबर। 1 नंबर गलत है, क्योंकि 2020-21 में वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 2 नंबर सही है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है? जो सही है वो अपने को बताना है। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, अभी देखो अपने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट और एनआई तो एक ही होती है। इसका मतलब होता है 1 साल में देश के साधनों द्वारा जो आय अर्जित की जाती है वो होती है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। अब इसमें दे रखा है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस मूल्यह्रास प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय, ये पूछा है। अब इसको आपको थोड़ा थोड़ा देखो पॉइंटों में इसको थोड़ा तोड़ना पड़ेगा आपको। जैसे अपन पहली बात करें, जीडीपी में से जोड़ रखा है मूल्यह्रास, ठीक है, ये गलती यहीं आ गई, यही गलती होगी। जीडीपी में मूल्यह्रास, जीडीपी तो खुद क्या है? ग्रॉस प्रोडक्शन है, इसमें तो मूल्यह्रास से ऑलरेडी जुड़ा हुआ होता है, इसमें आप दोबारा नहीं जोड़ सकते, तो गलती इसकी यही होगी। अगर ये जीडीपी की बजाय एनडीपी मार्केट प्राइस होता तब तो मूल्यह्रास जुड़ जाता, लेकिन ये जीडीपी है। जीडीपी क्या है? ग्रॉस प्रोडक्शन है, और ग्रॉस प्रोडक्शन में, सकल उत्पादन में मूल्यह्रास ऑलरेडी जुड़ा हुआ होता है, तो यहाँ पर प्लस से आना ही गलत हो गया। जबकि एनएनपी क्या है? शुद्ध उत्पादन है, तो ये घटता नहीं कि जुड़ता। इसका मतलब पहला तो यही आपके गलत हो गया। दूसरा देखो, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर है जीडीपी मार्केट प्राइस, ठीक है। जीडीपी मार्केट प्राइस में प्लस किया मूल्यह्रास, वो फिर वही गलती है। जीडीपी तो खुद ग्रॉस प्रोडक्शन है, इसमें मूल्यह्रास तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ होता है, दोबारा जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो एनएनपी ज्ञात करने के लिए, एनएनपी क्या शुद्ध प्रोडक्शन है, उसको ज्ञात करने के लिए तो माइनस करना चाहिए था। इसका मतलब ये यहाँ पर गलती वापस वही गलती वापस होगी, ये भी गलत है। दूसरा देखो, तीसरा, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर है जीडीपी प्लस मूल्यह्रास, ये वापस वही चीज गलत आ गई, माइनस होना चाहिए था, ये भी गलत है, ये भी सही
नहीं है। तीसरा देखो आप, चौथा देखो, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर जीडीपी मार्केट प्राइस। जीडीपी मार्केट प्राइस दे रखा है, ठीक है, यहाँ तक, माइनस मूल्यह्रास, माइनस दे रखा है, ये माइनस दे रखा है, इसका मतलब ये चीज़ यहाँ पर सही है। अब मैं दोबारा लिख रहा हूँ, इसमें यहाँ से ये लिखा है कि जीडीपी मार्केट प्राइस, जीडीपी मार्केट प्राइस में से क्या घटाया जा रहा है, मूल्यह्रास। सकल घरेलू उत्पाद है बाजार मूल्यों पर, उसमें से मूल्यह्रास घटा दिया, तो ये क्या बन गया, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपका बन गया एनडीपी मार्केट प्राइस बन गया। डेप्रिसिएशन घटाते ही क्या बन गया, एनडीपी मार्केट प्राइस, मतलब बाजार मूल्यों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, जबकि ज्ञात करना है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, आया है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। अब आगे दे रखा है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, माइनस कर रखा है, क्योंकि मार्केट प्राइस में आपको पता है कि टैक्स जुड़े हुए होते हैं, और जबकि फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करने के लिए अपने को टैक्स क्या करने पड़ेंगे, घटाने पड़ेंगे। तो एनएनपी अगर फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करना है तो फैक्टर कॉस्ट में कोई भी टैक्स शामिल नहीं होता है, जबकि मार्केट प्राइस में सारे टैक्स शामिल होते हैं। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करना है तो आप दिमाग में हमेशा रखो कि फैक्टर कॉस्ट में कोई भी टैक्स शामिल नहीं होता, जबकि मार्केट प्राइस में सभी टैक्स क्या रहते हैं, शामिल रहते हैं। अब इसमें से घटा दिया शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, बिल्कुल सही है, तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर इसमें से घटा दिया, अप्रत्यक्ष कर इसमें से घटा दिया। ये तो एनडीपी मार्केट प्राइस था, एनडीपी मार्केट प्राइस में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाया है, तो ये आपका बन गया एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। तो ये यहाँ तक जो बना है, ये यहाँ तक जो बना है वो अभी आपका क्या बना है, ये बना है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। देखो यहाँ तक एनडीपी मार्केट प्राइस था, और मार्केट प्राइस में टैक्स जुड़े हुए थे, इसलिए शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को निकाल दिया अपन ने, तो ये क्या आ गया, फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आ गया। ज्ञात क्या करना है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। अब इसमें अंतर होता है, वो अंतर होता है आपका विदेशी शुद्ध साधन आय का। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में विदेशी शुद्ध साधन आय जुड़ी हुई होती है, जबकि एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में जुड़ी हुई नहीं होती। इसका मतलब इसमें जोड़ देंगे तो आपके आ जाएगी एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। जुड़ी हुई है क्या, देखो विदेश से शुद्ध साधन आय जुड़ी हुई है, विदेश से शुद्ध साधन आय जुड़ी हुई है, इसका मतलब ये आपका एनएनपी फैक्टर कॉस्ट हो गया। इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा, 4 नंबर। तो इसमें इस क्वेश्चन में आपका कि कौन सा कथन सही है, तो इसमें सही कौन सा है, 4 नंबर सही है, बाकी सारे क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय का घटक नहीं है। पहली बात तो आपको इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय, ये आपको पता होना चाहिए, ये होती क्या है, विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय, इसी को बोलते हैं एनएफआई। क्या बोलते हैं, एनएफआई फ्रॉम एब्रॉड, बाहर से अर्जित की हुई शुद्ध साधन आय, ये होती है। इसका मतलब होता है कि अपने देश के लोग, अपने देश की कंपनियां जो विदेशों में काम करते हैं, वो वहाँ से जो इनकम कमाते हैं, जो प्रॉफिट कमाते हैं, वो अपने देश में लेकर के आते हैं, उसको अपन बोलते हैं अपने साधनों द्वारा, क्या कहेंगे इसको, अपने साधनों द्वारा विदेशों से अर्जित आय, विदेशों से अर्जित आय, मतलब अपने देश के लोग विदेशों से कितना कमा के लाए वो, और इसमें से अगर अपन लेस कर दें, क्योंकि विदेशी कंपनियां, विदेशी लोग अपने देश में भी तो काम करते हैं, वो यहाँ से जो कमा के ले जाते हैं उसको अपन घटा देते हैं, उसको अपन लिख देते हैं विदेशी साधनों को किया गया भुगतान है, विदेशी साधनों को किया गया भुगतान। ये एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अपने देश की कंपनियां, अपने देश के लोग विदेशों से मान लेते हैं कि 700 रुपये कमा के लाते हैं, ठीक है, और एक साल में 700 रुपये कमा के लाते हैं, और यहाँ से विदेशी कंपनियां, विदेशी लोग जो वेतन, मजदूरी, ब्याज, प्रॉफिट, इनके रूप में 600 रुपये कमा के ले जाते हैं। तो अपने साधनों द्वारा विदेशों से अर्जित की गई आय 700 रुपये, और विदेशी साधनों को अपने यहाँ से भुगतान कर दिया, वो कितना है, 600 रुपये।
तो विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय यहाँ पर कितनी होगी, 100 रुपये। इसको बोलते हैं NFI-AB। अब यहाँ से क्वेश्चन वापस देखो, निम्न में से कौन सा विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय का घटक है? नहीं है, घटक नहीं है, वो चीज अपने को देखना है। शुद्ध निर्यात, देखो शुद्ध निर्यात, शुद्ध निर्यात, एक बार इसको मैं छोड़ रहा हूं, पहले दूसरा देख लो। कर्मचारियों की शुद्ध क्षतिपूर्ति। कर्मचारियों की शुद्ध क्षतिपूर्ति का मतलब होता है कि अपने देश के लोग जो वहां पर नौकरी करते हैं तो वो कर्मचारी हो गए, उनको जो भी इनकम मिलती है, जो भी उनको बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना, जो भी भत्ते वगैरह मिलते हैं, उनको क्या कहा जाता है, कर्मचारियों की शुद्ध क्षतिपूर्ति। इसका मतलब अपने लोगों को विदेशों में जो प्राप्त हो रहा है वो उनकी क्षतिपूर्ति है। तो ये तो शामिल होती है, क्योंकि अपने देश के लोग कमा करके लाते हैं उस इनकम को, ये शामिल है। परिसंपत्ति से शुद्ध आय, इसका मतलब अपने देश के लोगों की परिसंपत्तियां हैं विदेशों में, और उन परिसंपत्तियों से उनको ब्याज के रूप में, किराए के रूप में जो इनकम मिलती है वो भी बिल्कुल अपने देश में लेकर के आते हैं। इसका मतलब परिसंपत्तियों से अर्जित शुद्ध साधन आय भी क्या होती है, शामिल होती है। और विदेशों में काम करने वाली निवासी कंपनियों की शुद्ध प्रतिधारिता है। इसका मतलब ये हो गया कि अपने देश की कंपनियां जो विदेशों में काम कर रहे हैं वहां से उन्होंने प्रॉफिट के रूप में कितनी इनकम को धारित किया, कितनी इनकम कमाई है, वो भी क्या है, शामिल होती है। अभी मैंने यही तो लिखाया था कि अपने साधनों द्वारा विदेशों से अर्जित आय, इसका मतलब अपने देश के लोग, अपने देश की कंपनियां विदेशों से जो इनकम कमाती हैं, जैसे कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति, इसका मतलब अपने लोगों की हुई कमाई तो हो गई, इनकम हो गई। परिसंपत्तियों से अर्जित आय, इसका मतलब ये पूंजी भी तो, परिसंपत्तियां भी तो एक साधन होती है जिनको किराया या ब्याज के रूप में इनकम होती है, वो भी तो देश के लोगों की इनकम है, ये भी शामिल होगा। विदेशों में काम करने वाली निवासी कंपनियों द्वारा शुद्ध प्रतिधारित आय, इसका मतलब अपनी कंपनियां वहां से कितनी इनकम कमा के लाई है। तो ये तीनों चीजें क्या होती है, शामिल होती है विदेश शुद्ध साधन। शुद्ध निर्यात, शुद्ध निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। शुद्ध निर्यात का तो मतलब होगा, देखो निर्यात का मतलब क्या होता है कि अपने विदेशी लोगों द्वारा यहाँ से जो खरीद के ले जाते हैं वो तो क्या होती है, निर्यात होता है। और अपने देश के लोग विदेशों से जो खरीदते हैं वो क्या होता है, आयात। तो देश के निर्यातों में, इसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, इसको इंपोर्ट बोलते हैं। तो देश के निर्यातों में से अगर देश की आयात घटा देते हैं तो उसको बोलते हैं शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात देश के साधनों द्वारा विदेशों से अर्जित की हुई आय नहीं होती, इसलिए इसको अपने शामिल नहीं करते। तो ये क्या है, शुद्ध निर्यात विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय का घटक नहीं है, मतलब NFI का घटक नहीं है। इसमें आपका 1 नंबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP दे रखा है। GNP कितना दे रखा है, 5700 करोड़ रुपए दे रखा है। मूल्य ह्रास डेप्रिसिएशन दे रखा है 500 करोड़ का, तथा विदेशी शुद्ध साधन NFI A, NFI का मतलब नेट फैक्टर इनकम, ए का मतलब एब्रॉड, बाहर से कमाई हुई, विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय, ये 200 करोड़ रुपए की दे रखी है। तो देश का शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP पूछा है। अब एक चीज यहाँ देखो, NDP पूछा ना, NDP के नीचे फैक्टर कॉस्ट नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, मार्केट प्राइस पे। जिसपे कुछ लिखा हुआ नहीं हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस। इसका मतलब NDP मार्केट प्राइस पूछा है। GNP के साथ में भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है, मार्केट प्राइस है। देखो अब इसको, NDP कितना होगा। पहले मैं आपको एक थोड़ी सी चीज यहाँ पर ये बताता हूँ कि GDP क्या होती है, GNP क्या होती है, ठीक है ना। ये चीज थोड़ी बार समझना, ताकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो सही हो जाएंगे आपके। मैं यहाँ लिख रहा हूँ GDP। GDP का मतलब क्या होता है, GDP का मतलब होता है कि देश की घरेलू सीमा। जैसे मान लीजिए देश की कोई घरेलू सीमा है, ठीक है ना। देश की घरेलू सीमा में एक साल में जितनी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन होता है उसको कहा जाता है देश की GDP। इसका मतलब देश की घरेलू सीमा में अपनी कंपनियां, अपने लोगों ने, विदेशी कंपनियां, सब ने मिलकर के जितना प्रोडक्शन किया है, मान लेते हैं कि कितना किया है, 1000 रुपये का प्रोडक्शन किया है, तो ये देश की क्या होगी, GDP। यानी मतलब देश में जितने रुपए का उत्पादन हुआ है फाइनल गुड्स एंड फाइनल सर्विसेज का,
उसकी कीमत कितनी है 1000 रुपये, उसको अपन बोल देंगे देश की जीडीपी कितनी है 1000 रुपये की। अब विदेशी कंपनियों ने, विदेशी लोगों ने जो प्रोडक्शन किया है, वे अपने देश में बहुत सारी विदेशी कंपनियां काम करती हैं, उन्होंने जो उत्पादन किया वो देश की जीडीपी में क्या हो गया, शामिल हो गया। ऐसी अपनी कंपनियां भी विदेशों में काम करती हैं, जैसे भारतीय कंपनियां अमेरिका में भी प्रोडक्शन कर रही हैं, इंग्लैंड में भी कर रही हैं, रूस में भी कर रही हैं। तो अपनी कंपनियां विदेशों में जो प्रोडक्शन करते हैं वो उस देश की जीडीपी में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। क्लियर थी बात। अब ये कि जीडीपी से अपन जीएनपी पर कैसे आए, अगर अपने को देश की जीएनपी ज्ञात करनी है तो जीएनपी का मतलब क्या होता है, जीएनपी का मतलब होता है कि ये जो आपकी जीडीपी है, इस जीडीपी में अगर अपन शामिल कर देते हैं, वो जीडीपी में अगर अपन एनएफआई शामिल करते हैं, एनएफआई का मतलब क्या होता है कि अपनी कंपनियां, अपने लोग जो विदेशों में प्रोडक्शन कर रहे हैं वो उस देश की जीडीपी में शामिल हो गया, लेकिन उन्होंने जो इनकम कमा के लाए हैं, जो साधन आय कमा के लाए हैं, वो अपने देश की जीएनपी में क्या होगी, शामिल होगी। ऐसे ही विदेशी कंपनियां जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो उत्पादन तो देश की जीडीपी में शामिल हो जाएगा, लेकिन वो कंपनियां प्रोडक्शन करके जो प्रॉफिट कमाती हैं, विदेशी लोग जो प्रोडक्शन करते हैं वो जीडीपी में शामिल हो जाएगा, लेकिन जो मजदूरी कमाते हैं, जो वेतन कमाते हैं, जो ब्याज कमाते हैं, वो यहाँ इसमें शामिल नहीं होगा। तो इस जीडीपी में से अगर अपन ने ये कर दें कि अपने साधनों द्वारा विदेशों से अर्जित की गई आय कितनी है 700 रुपये, और विदेशी साधनों को यहाँ से अपन ने भुगतान कर दिया, वो भुगतान कर दिया कितने का, 600 रुपये का, ये अपन इसमें से क्या कर दें, माइनस कर दें, तो कितने का हुआ, 100 रुपये का। ये 100 रुपया क्या है, विदेशी शुद्ध साधन आय, ठीक है, जो अभी थोड़ी देर पहले अपने चर्चा की थी, ये 100 रुपये विदेशी शुद्ध साधन आय हो गया। इस 100 रुपये को इस देश की जीडीपी में शामिल कर दें तो देश की जो जीएनपी हो जाएगी वो कितने की हो जाएगी, 1100 रुपये की हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक निशान और बना देता हूँ, ये मान लेते हैं कि देश की क्या है, जीएनपी है। इस जीएनपी में दो चीज़ें शामिल हैं, जीएनपी क्या क्या शामिल हैं, एक तो जीडीपी शामिल है, एक एनएफआई शामिल है, ठीक है। यहाँ तक जीडीपी कितने की है, 1000 रुपये की, प्लस एनएफआई कितना है, 100 रुपये का है, तो देश की जीडीपी कितने की होगी, जीएनपी कितने की होगी, 1100 रुपये की। अब मेरे हिसाब से आपकी चीज़ समझ में आ गई होगी कि जीडीपी और जीएनपी देश का प्रोडक्शन है, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस है, वो किसका है, एनएफआई का डिफरेंस है। ये 1000 रुपये की, ये क्या है 1100 रुपये की, 100 रुपये का अंतर आ रहा है, वो किसका आ रहा है, एनएफआई का है। अब एनएफआई किस में शामिल है, जीएनपी में शामिल है। एनएफआई किस में शामिल नहीं है, जीडीपी में शामिल है नहीं है। अगर इस जीएनपी में से एनएफआई को निकाल दें तो जीडीपी, या जीडीपी में एनएफआई को जोड़ दें तो जीएनपी। अब आप इसको वापस देखो इस क्वेश्चन को, देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी दे रखा है 5700 करोड़। अब जीएनपी दे रखा है ना, इसका मतलब एनएफआई इसमें शामिल है, ठीक है ना। ये जो एनएफआई विदेशी उत्पादन है वो इसमें क्या है, शामिल है। मूल्य ह्रास क्या होता है कि पूंजीगत साधनों के मूल्यों में जो कमी आती है उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे इसको भी मैं आपको समझाता हूं, देखो अभी एक बार वापस चर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर। अभी मैंने बताया देश की जीडीपी का मतलब क्या होता है कि एक साल में जितना प्रोडक्शन हुआ, जैसे मैंने अभी बताया था कि एक साल में जो 1000 रुपये का प्रोडक्शन हुआ था वो देश की क्या है, जीडीपी है, ठीक है। और देश की जीएनपी क्या होती है, अभी मैंने बताया था जीएनपी का मतलब होता है कि दो चीज़ें इसमें जुड़ी हुई रहती हैं, इसमें जीडीपी ये पूरी ये इसके अंदर है, और एक चीज़ इसमें और है, वो कौन सी है, एनएफआई है, ठीक है। यहाँ तक इसका मतलब जीएनपी के अंदर जीडीपी भी है और एनएफआई भी है। और जीडीपी क्या होता है, देश का प्रोडक्शन होता है, और देश में जो प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन करने में आपको पता है कि बहुत सारे साधनों का यूज होता है। जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो जमीन का भी यूज होता है, तो इसमें भूमि साधन भी काम में आता है, भूमि साधन का भी यूज होता है, और इसमें श्रम साधन का भी यूज होता है, पूंजी साधन का भी यूज होता है, और प्रबंधक जो साधन है उसका भी यूज होता है, और उद्यमी साधन का भी यूज होता है। इसका मतलब इन 5 साधनों की सहायता से ही देश की जीडीपी का उत्पादन होता है, इसकी सहायता से देश की जीएनपी का उत्पादन होता है। अब इसमें एक साधन लगा हुआ है पूंजी।
पूंजी का मतलब होता है कि मशीनें और उपकरण, और मशीनें और उपकरण, जैसे ये एक बोर्ड एक उपकरण है। अब ये बोर्ड की वैल्यू उतनी थोड़ी रहेगी, जितने रुपए में लाया था उसकी वैल्यू धीरे 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 कम होती चली जाती है। जैसे कोई भी मशीन खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है। तो जो पूंजीगत साधन है, मशीनें, उपकरण, भवन है, जैसे जैसे उनको काम में लिया जाएगा, जैसे जैसे वो पुराने होते जाएंगे, उनका मूल्य क्या होगा, कम होगा, उनका मूल्य कम होगा। उनका जो मूल्य कम हो रहा है, जैसे एक मशीन 10 लाख की खरीदी थी, 1 साल के बाद में काम में लेकर के उसको बेचते हैं, तो 10 लाख की जो वैल्यू है, वो 10 लाख की वैल्यू घट करके कितने की होगी, 7 लाख की होगी। अब उसको बेचेंगे तो 10 लाख में नहीं, वो कितने में बिकेगी, 7 लाख में। इसका मतलब डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास कितने का हो गया, या मूल्य में कमी कितने की होगी, 3 लाख की। तो ये जो मूल्यों में कमी होती है पूंजीगत साधनों के, उसी को क्या बोलते हैं, मूल्य ह्रास या पूंजी गिसावट बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब वो पूंजी गिसावट जीडीपी में भी हुई है, और वही पूंजी गिसावट किस में हुई है, जीएनपी में। भाई ये साधन तो सारे, इसमें भी ये लगे हुए हैं, इसमें भी ये लगे हुए हैं, क्योंकि ये भी तो जीडीपी है, सिर्फ एनएफआई का तो डिफरेंस है। तो इन साधनों में से जो मूल्य ह्रास होता है वो केवल किस में होता है, पूंजीगत साधन। भूमि में मूल्य ह्रास नहीं होता, श्रम में नहीं होता, प्रबंधक उद्यमी में नहीं होता। सिर्फ डेप्रिसिएशन जो होता है, मूल्य ह्रास होता है, वो सिर्फ किस में होता है, पूंजीगत साधनों में। तो पूंजीगत साधनों में जितना मूल्य ह्रास होता है, उसको अगर देश की जीडीपी में से निकाल देते हैं तो आ जाएगी देश की एनडीपी, और वही सेम मूल्य ह्रास अगर देश की जीएनपी में से निकाल दिया तो वो क्या आ जाएगी, एनएनपी ज्ञात हो जाएगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने, और उस एग्जाम्पल से अपने करते हैं। देखो, जैसे वही अपना सेम एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पर ये मान लेते हैं कि 1 साल में देश की घरेलू सीमा के अंदर जो उत्पादन हुआ है, जिसको अपन बोलते हैं देश की जीडीपी, वो कितने की है, 1000 रुपये की है। और देश की जो जीएनपी है वो कितने की है, वो है 1100 रुपये की। इन दोनों के बीच में 100 रुपये का क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है। ठीक है ना। ये जो 100 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, कितने का आ रहा है, 100 रुपये का। ये 100 रुपये का जो अंतर आ रहा है, वो अंतर क्या है, एनएफआई का है, विदेशी शुद्ध साधन आय का अंतर है। अब ये मान लेते हैं कि जो पूंजीगत साधनों के मूल्यों में जो कमी हुई, जिसको बोलते हैं पूंजी गिसावट या मूल्य ह्रास बोलते हैं, ये अपन यहाँ मान लेते हैं 200 रुपये का। ठीक है। अगर ये 200 रुपये देश की जीडीपी में से घटाएंगे तो आ जाएगी देश की एनडीपी, और अगर वही 200 रुपये अगर देश की जीएनपी में से घटाएंगे तो वो क्या आ जाएगी, एनएनपी आ जाएगी। अब इस एग्जाम्पल के हिसाब से आपको ये बताना है कि देश की एनडीपी कितनी होगी। इसका जीडीपी 2000 रुपये, और उसमें से पूंजी के साथ 200 रुपये घटा देते हैं, तो देश का शुद्ध घरेलू उत्पाद जो आएगा वो कितने का आएगा, 800 रुपये का। अब आपसे पूछ ले एनएनपी, इसका मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट है, तो ये जीएनपी में से आएगा। अगर वही पूंजी की साथ जीएनपी में से घटा दें तो ये कितने का आ जाएगा, 900 रुपये का। अब आप ये देखो कि इनके बीच में भी 100 रुपये का अंतर आ रहा है। ये 100 रुपये का अंतर कौन सा है, जो जीडीपी और जीएनपी में था। ये 100 रुपये का अंतर क्या है, एनएफआई है। इसका मतलब जीडीपी और जीएनपी में जो अंतर है वो अंतर किस में आएगा, एनडीपी और एनएनपी में। ये सकल उत्पाद है, ये शुद्ध उत्पाद है। तो सकल उत्पादों में से जब पूंजी की गिरावट निकाल देते हैं, मूल्य ह्रास निकाल देते हैं, तो क्या आ जाता है, शुद्ध उत्पादन आ जाता है। ये दोनों सकल उत्पादन है, जीडीपी और जीएनपी। इन दोनों के बीच में अंतर है वो एनएफआई का है। ये दोनों शुद्ध उत्पादन है, इन दोनों के बीच का अंतर है वो भी किसका है, एनएफआई का अंतर है। ठीक है। ये 4 कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब आपसे एक ये ध्यान रखना, आपको जीडीपी और एनडीपी का अंतर पूछ लिया तो वो पूंजी की गिरावट का है, जीएनपी और एनएनपी का अंतर पूछ लिया वो भी क्या है, पूंजी की गिरावट का अंतर है। चलो तब अब आपकी चीज समझ में आ जाएगी। अब आपके क्वेश्चन क्या दे रखा है, कि देश का जो जीएनपी है वो 5700 करोड़ दे रखी है, मूल्य ह्रास 500 करोड़ दे रखा है। तो ये मैंने लिख रखी है यहाँ पर है, ठीक है। और एनएफआई दे रखा है 200 करोड़। पूछा क्या है, एनडीपी आपसे पूछा है, तो आपको इस तरह से लिखना है इसको
यहाँ पर लिखा अपने एनडीपी, जो ज्ञात करना उसको अपने इधर लिख लिया। दिया हुआ कौन सा है, जीएनपी। ये भी मार्केट प्राइस है, ये भी क्या है, मार्केट प्राइस है, क्योंकि नीचे फैक्टर कॉस्ट लिखा हुआ नहीं। अब आपको ये देखना, देखो जीएनपी दिया हुआ है, ज्ञात करना है एनडीपी। ये मैंने दोनों लिख लिया, ज्ञात करना एनडीपी, दिया हुआ है जीएनपी। सबसे पहली पहचान आपको ये करना है कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, क्योंकि दोनों बराबर तो है नहीं, दोनों के बीच में कुछ न कुछ तो अंतर है। क्या अंतर है, कितने अंतर है, ये आपको पहचाना है। पहला अंतर मैं बता रहा हूं, जीएनपी में एनएफआई शामिल होती है, क्योंकि ये तो राष्ट्रीय उत्पाद है। जैसे अभी पढ़ा ना अपने, जीडीपी 1000 रुपये थी, जीएनपी 1100 रुपये थी, इसका मतलब 100 रुपये का डिफरेंस था, वो क्या था, एनएफआई। इसका मतलब एनएफआई किस में शामिल है, जीएनपी में शामिल है। अब बात करें एनडीपी में एनएफआई शामिल है कि नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एनडीपी तो जीडीपी में से पूंजी की सावट आपने निकाली थी तब आई थी एनडीपी, और एनडीपी में एनएफआई शामिल है नहीं है, क्योंकि एनएफआई जीडीपी कितने था, 1000 रुपये का था, जबकि जीएनपी कितने का था, जीएनपी अभी अपना एग्जाम्पल बताया था उसमें कितने का था, 1100 रुपये का था। दोनों के बीच में 100 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, वो तो एनएफआई था। इसका मतलब देश की जीडीपी में एनएफआई शामिल है नहीं। जीडीपी में से अपन पूंजी की साउट निकालते हैं, जैसे अभी पीछे एग्जाम्पल में अपने पूंजी की साउट कितना किया था, 200 रुपये किया था। इस जीडीपी 1000 रुपये में से यदि ये 200 रुपये अपन घटा देते हैं पूंजी की साउट के, तो आपके पास जो बचेगा वो क्या होगा, एनडीपी होगा। वो कितने का होगा, 800 रुपये का होगा। ठीक है तक। इसका मतलब एनडीपी और जीएनपी में कितने अंतर हो गए, अपने एग्जाम्पल से अपन देखें तो जीएनपी 1100 रुपये का है, एनडीपी कितने का हुआ, एनडीपी हुआ 800 रुपये का। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 300 रुपये का। अब वो 300 रुपये का डिफरेंस कौन सा है, एक तो एनएफआई का है 100 रुपये का डिफरेंस, एनएफआई का 100 रुपया तो ये हो गया। एक किसका है, पूंजी की साउट का है, कितने का, 200 रुपये का। इसका मतलब जीएनपी में एनएफआई भी शामिल है, जीएनपी में क्या है, पूंजी की साउट भी शामिल है। दोनों को आप निकाल दो तो क्या जाएगी, देश की एनडीपी ज्ञात हो जाएगी। तो आपको एनडीपी ज्ञात करनी है तो अपन सीधा सीधा इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एनडीपी बराबर क्या हो जाएगा, जीएनपी। जीएनपी में से माइनस कर दो एनएफआई, एनएफआई जैसे माइनस किया है तो ये आपका क्या बन गया, ये बन गया जीडीपी, क्योंकि ये 1100 रुपये था, ये 100 रुपये घटा दिया तो 1000 रुपये की जीडीपी आ गई। अब इस जीडीपी तो अपने ज्ञात कर ली, लेकिन ज्ञात करनी है अपने को एनडीपी, तो इसमें से आप क्या कर दो, पूंजी की साउट को और निकाल दो, इसमें से माइनस कर देंगे अपने, माइनस कर देंगे पूंजी की साउट। तो ये आपका क्या आ जाएगी, ये जो इतना था बन गया, ये इतना था जो बना है, ये सारा, ये अब आपका क्या बन गया, एनडीपी बन गया। तो एनडीपी ज्ञात करने के लिए जीएनपी में से एनएफआई घटाना पड़ेगा और पूंजी की साउट को निकालना पड़ेगा। देखो इसमें से कौन सा दे रखा है, अब इस क्वेश्चन में अपने दे रखा है जीएनपी कितना दे रखा है, जीएनपी दे रखा है 5700 करोड़। तो जीएनपी की जगह तो मैं लिख देता हूँ 5700 करोड़, माइनस एनएफआई कितना दे रखा है, 200 करोड़। एक मिनट सॉरी, एनएफआई पूंजी की साउट कितना दे रखा है, 500 करोड़, एनएफआई दे रखा है 200 करोड़। तो एनएफआई घटा देते हैं 200 करोड़, पूंजी की साउट कितना था, पूंजी की साउट कितना है, 500 करोड़, 500 करोड़ मूल्यह्रास 500 करोड़। ये कोई जरूरी नहीं आप इसी सीक्वेंस में लिखो, आप ये इसको पहले लिख सकते थे, इसको बाद में लिख सकते थे। अब ये दोनों माइनस करने, इसका मतलब 700 करोड़ माइनस करना है, तो 57 में से 700 करोड़ माइनस किया तो कितना हुआ, 5000 करोड़। तो इसका मतलब देश की एनडीपी कितनी आ जाएगी, 5000 करोड़ आ जाएगी, ये एनडीपी आ जाएगी। अब इसमें आंसर देखो 5000 करोड़ है क्या, बिल्कुल चौथा ऑप्शन 5000 करोड़ है। इसका मतलब देश की एनडीपी शुद्ध घरेलू उत्पाद कितना आएगा, 500 करोड़ आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जब अब एक चीज आपको ये मैं पहले भी इसमें बता चुका हूं इसी क्वेश्चन में कि मौद्रिक राष्ट्रीय आय जो होती है वो तो करंट प्राइस पे ज्ञात की जाती है, वर्तमान मूल्यों पर ज्ञात की गई राष्ट्रीय आय तो क्या होती है, मौद्रिक राष्ट्रीय आय। और आधार वर्ष की कीमतों पर ज्ञात की गई राष्ट्रीय आय कौन सी होती है, वास्तविक राष्ट्रीय आय होती है। आधार वर्ष बोल दो, स्थिर कीमतों पर बोल दो। तो अभी अपना वास्तविक राष्ट्रीय आय ज्ञात करने का जो आधार वर्ष है वो कौन सा है, 2011-12। इसका मतलब 2011-12 की कीमतों पर जो इनकम ज्ञात की जाती है वही वास्तविक इनकम होती है, वास्तविक आय होती है। और वर्तमान कीमतों पर जो इनकम ज्ञात करेंगे उसको क्या बोलेंगे, मौद्रिक आय। अब अगर वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है
जब पहले आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है, कीमतें बढ़ने से तो मौद्रिक राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, वास्तविक राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब ये सही नहीं है। लोगों की बचतें बढ़ जाती है, लोगों की बचतें बढ़ने से भी वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं होती, क्योंकि वास्तविक राष्ट्रीय आय की वृद्धि का मतलब होता है देश में उत्पादन का बढ़ना, उत्पादन का बढ़ना। कीमतों की बजाय अगर देश में उत्पादन बढ़ता है तब वास्तविक राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, क्योंकि कीमतें तो अब क्या ले रहे हैं, कीमतें तो 2011-12 की ले रहे हैं, 2011-12 की कीमतें ले रहे हैं, इसका मतलब प्राइस तो स्टेबल हो गई। अब सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ही वास्तविक राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। कीमतें बढ़ने से तो मौद्रिक राष्ट्रीय आय बढ़ती है, और प्रोडक्शन बढ़ता है, यदि देश के अंदर उत्पादन बढ़ता है, वस्तुएं सेवाएं ज्यादा उत्पादित होती हैं, तब वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो लोगों की बचतें बढ़ेगी, ये बात भी गलत है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, मुद्रा की पूर्ति का वास्तविक की आय से कोई लेना देना नहीं होता है, वास्तविक आय का लेना देना देश के उत्पादन से होता है, देश का उत्पादन बढ़ना चाहिए, इसका मतलब ये भी गलत है। अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है, आ गया ना, ये सही हो जाए। तो एक बात दिमाग में आग बैठा लो कि मौद्रिक राष्ट्रीय आय में वृद्धि तो दो कारणों से हो सकती है, उत्पादन बढ़ जाए और कीमतें बढ़ जाएं, लेकिन वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि केवल उत्पादन बढ़ने से होती है। दिमाग में हमेशा बैठा के चलो। आप दोबारा मैं लिख भी देता हूं, वास्तविक आय, वास्तविक आय बोल दो, वास्तविक जीएनपी बोल दो, वास्तविक जीडीपी बोल दो, तो वास्तविक आय में जो वृद्धि होगी वो केवल और केवल किससे के कारण से होगी, उत्पादन बढ़ने से होगी। देश के उत्पादन बढ़ने से वास्तविक आय बढ़ेगी। जबकि मौद्रिक आय पूछ लिया, वास्तविक राष्ट्रीय आय लिख देता हूं मैं, राष्ट्रीय आय। जबकि मौद्रिक राष्ट्रीय आय की जो वृद्धि है, मौद्रिक राष्ट्रीय आय, मौद्रिक राष्ट्रीय आय की वृद्धि दो कारणों से हो सकती है, एक तो उत्पादन बढ़ने से भी हो सकती है और प्लस से कीमत बढ़ने से भी हो सकती है। तो अगर यही क्वेश्चन है वास्तविक आय की जगह यदि ये पूछ देता कि मौद्रिक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, तो इसमें दो कारण लिख लेते, उत्पादन बढ़ने से भी हो जाती है और कीमतें बढ़ने से भी होती है। उत्पादन बढ़ने से वास्तविक आय बढ़ती है, और अगर कीमतें भी बढ़ जाती हैं तो फिर वास्तविक आय के साथ साथ मौद्रिक आय भी बढ़ जाती है। और अगर उत्पादन नहीं बढ़े, केवल कीमतें बढ़ती हैं, तो वास्तविक आय नहीं बढ़ेगी, केवल कौन सी बढ़ेगी, मौद्रिक राष्ट्रीय आय। ठीक है यहाँ तक। और अगर इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछ लिया कि केवल मौद्रिक आय में, मौद्रिक राष्ट्रीय आय में वृद्धि कब होगी, केवल, तब आपको बताना केवल कीमतें बढ़ने से। अगर यही आ गया कि मौद्रिक राष्ट्रीय आय में वृद्धि क्या होगी, इसका मतलब जीडीपी भी साथ में वास्तविक आय भी बढ़ी हुई हो, तो उत्पादन बढ़ने से भी हो सकती है और कीमतें बढ़ने से भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निजी अंतिम उपभोग व्यय में सम्मिलित होते हैं। अपने को पता है कि राष्ट्रीय आय की गणना तीन विधियों से होती है, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। अब इसमें कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निजी अंतिम उपभोग व्यय, इसका मतलब व्यय विधि का यूज हो रहा है। निजी अंतिम उपभोग व्यय का मतलब होता है देश के लोगों द्वारा फाइनल गुड्स एंड फाइनल सर्विस का जो उपभोग किया गया। देश के लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो वस्तु और सेवाएं खरीदते हैं, और वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने पर जो खर्चा करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं निजी अंतिम उपभोग व्यय। अब देश के लोगों ने अपनी जरूरतों के ऊपर जो खर्चा किया, उनमें से कौन सा शामिल नहीं है, वो अपने को बताना है। सॉरी, में सम्मिलित होते हैं, मतलब देश के लोग अपने उपभोग के ऊपर या अपनी जरूरतों के ऊपर जो खर्चा करते हैं, उनमें से कौन सा खर्चा इनमें शामिल है, ये बताना अपने को। देश के उपभोक्ताओं द्वारा टिकाऊ वस्तुओं, ठीक है, और गैर टिकाऊ वस्तुओं तथा सेवाओं पर किया गया व्यय बिल्कुल शामिल है। टिकाऊ वस्तुओं का मतलब क्या होता है, देश के लोग जो फर्नीचर खरीदते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, ठीक है ना, रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, ये टिकाऊ वस्तु होती है, क्योंकि ये कई सालों तक काम आएगी, कई सालों के लिए खरीदा जाता है, कई सालों तक के उपभोक्ता की जरूरतों को पूरा करेगी, इसलिए वो टिकाऊ वस्तु है। गैर टिकाऊ वस्तुओं का मतलब होता है कि वो एक साल में कई बार खरीदना पड़ता है, जैसे
खाद्यान्न खरीदना पड़ता है, अपने को कपड़े खरीदने पड़ते हैं, रसोई गैस का सिलेंडर खत्म हो गया वो करना पड़ता है, ठीक है, तेल साबुन खरीदने पड़ते हैं, जिनको अपने को साल में कई बार खरीदना पड़ता है, क्योंकि वो लंबी टाइम तक नहीं खरीदते अपन उन चीज़ों को, उसको बोलते हैं गैर टिकाऊ वस्तुएं। और सेवाओं पर किया गया भी, जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं अपने, सेवाओं पर किया गया खर्चा है, बस का किराया है, ट्रेन का किराया, हवाई जहाज का किराया है, कोचिंग की फीस है, स्कूलों की फीस है, बीमार हो गए तो डॉक्टर की फीस है, वकील की फीस है, ये लोगों का सेवाओं पर किया गया क्या होता है, खर्चा होता है। तो लोगों को अपनी ज़रूरतों के लिए टिकाऊ वस्तुएं भी खरीदनी पड़ती हैं, गैर टिकाऊ वस्तुएं भी खरीदनी पड़ती हैं, सेवाओं पर भी खरीदनी पड़ती हैं, और उन पर किया गया खर्चा क्या कहलाता है, निजी अंतिम उपभोग व्यय। इसका मतलब 1 नंबर क्या है, सही है। दूसरा है स्वयं के स्वामित्व के मकान का अनुमानित किराया, बिल्कुल ये भी निजी अंतिम उपभोग व्यय में शामिल होता है, क्योंकि मकान मालिक खुद अपने मकान में रहता है। अगर खुद का मकान में रह रहा है, इसका मतलब वो अपने मकान का उपभोग कर रहा है। अगर वो खुद का मकान नहीं होता तो रेंट पे मकान लेना पड़ता, तो उसका वो खर्चा होता कि नहीं होता। इसका मतलब होगा कि वो अपने मकान का यूज कर रहा है, ठीक है। जितने रुपए का मकान का किराया बनता है, इसका मतलब वो अपने मकान का उतना यूज उसने कर लिया। तो खुद के मकानों का जो भी अनुमानित किराया है उसका मकान मालिक खुद यूज करता है, इसलिए स्वयं के मकानों का किराया भी निजी अंतिम उपभोग व्यय में क्या होता है, शामिल होता है, या राष्ट्र की आय में शामिल होता है। तो ये ध्यान रखना, जो भी निजी अंतिम उपभोग व्यय में शामिल होता है वो सारे राष्ट्र की इनकम में भी शामिल होते हैं। तो ये भी राष्ट्रीय आय में शामिल होगा, निजी अंतिम उपभोग व्यय में शामिल होगा, ये भी शामिल होगा। तीसरा है किसान द्वारा विक्रय के लिए उत्पादित खाद्यान्न का अनुमानित मूल्य। विक्रय के लिए ये थोड़ा सा यहाँ पर सम्मिलित होते हैं। विक्रय के लिए उत्पादित खाद्यान्न का अनुमानित मूल्य, व्यवसाय के लिए क्रय की गई, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। देखो, किसान द्वारा विक्रय की बजाय स्वयं के उपभोग पे करना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है। 1 मिनट इसको छोड़ रहा हूँ, आगे हो सकता है ऑप्शन देखेंगे इस पर, ये एक बार इसको टिक करना है ना। व्यवसाय के लिए क्रय किए गए कच्चे माल का मूल्य, व्यवसाय के लिए जो लोग व्यक्ति खर्चा करते हैं, चाहे वो कच्चे माल के खरीदने पर खर्चा करें, चाहे मशीन उपकरण खरीदने पर खर्चा करें, चाहे साधन खरीदने पर खर्चा करें, उसको निवेश कहा जाता है। ये कहा जाता है निवेश। इसका मतलब निजी अंतिम उपभोग व्यय में शामिल है नहीं। अब निजी अंतिम उपभोग व्यय में क्या क्या शामिल हो गया, देखो अगर ये किसान द्वारा विक्रय के लिए आ गया, इसका मतलब विक्रय कर दिया तो निजी उपभोग नहीं हुआ। अगर ये स्वयं के लिए रखता तब ये क्या हो जाता, निजी उपभोग हो जाता। इसका मतलब ये शामिल नहीं है, ये शामिल नहीं है, 1 और 2 शामिल है। अब इसके ऑप्शन देखो, आप एक ऑप्शन आगे दिए हुए होंगे, केवल 1 व 2, ये आ गया ना, इसमें हो जाएगा केवल 1 व 2, ये सही हो जाएगा। इसके अंदर दोबारा देख लो आप, देश के लोगों द्वारा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसी को बोलते हैं निजी अंतिम उपभोग व्यय। और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए देश के लोग क्या है, टिकाऊ वस्तु, गैर टिकाऊ वस्तु और सेवाओं पर खर्चा करते हैं, शामिल है। स्वयं के मकान का किराया भी शामिल होता है, और किसानों द्वारा विक्रय के लिए उत्पादित खाद्यान्न बेच दिया, इसका मतलब उपभोग के लिए नहीं रखा, इसका मतलब ये शामिल नहीं है। व्यवसाय के लिए क्रय किए गए कच्चे माल का, व्यवसाय बिजनेस करने के लिए जो कच्चा माल खरीदा है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है, वो देश के लोगों का उपभोग नहीं है। तो इसमें शामिल क्या होगा, 1 और 2, जो अपने अभी आंसर में देखा है। तो इसमें आंसर आ जाएगा केवल 1 व 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साधन लागत पर जीडीपी की गणना का सही सूत्र है। साधन लागत पर जीडीपी, अब देखो फैक्टर कॉस्ट साधन लागत साफ दिख दिया ना, साधन लागत पर, इसका मतलब जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है ना, की गणना का सही सूत्र है। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट अपने को ज्ञात करना है। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि फैक्टर कॉस्ट के ऊपर कोई भी कंसेप्ट दिया हुआ हो, कोई भी अवधारणा दी हो, चाहे वो जीडीपी दी हुई हो, चाहे वो जीएनपी हो, चाहे एनएनपी हो, कोई भी अवधारणा हो, फैक्टर कॉस्ट पे दी हुई है, उसमें कोई भी टैक्स शामिल नहीं है, ठीक है ना, कोई भी किसी प्रकार का टैक्स उसमें शामिल नहीं होता। और जो भी अवधारणा यदि मार्केट प्राइस पे दी हुई हो, जैसे मान लो कि जीडीपी दी हुई है, जीडीपी मार्केट प्राइस पे दी हुई है, मार्केट प्राइस के ऊपर कोई भी
अवधारणा दी हुई हो, इसका मतलब है उसमें टैक्स क्या रहते हैं, शामिल रहते हैं। अब आप इसको देखो, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, इसका मतलब टैक्स शामिल नहीं होना चाहिए। जीडीपी मार्केट प्राइस, इसमें टैक्स शामिल है, ठीक है ना। वो शामिल कौन से हैं, शुद्ध प्रत्यक्ष कर, ये प्रत्यक्ष कर दे दिया। प्रत्यक्ष कर तो कौन सा होता है, आय कर, निगम कर, ये प्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर कभी भी वस्तुओं और सेवाओं पर नहीं लगते, वो तो लोगों की इनकम पर लगाए जाते हैं। वस्तु और सेवाओं पर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कर, इंग्लिश में बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो वस्तुओं और सेवाओं पर हमेशा कौन सा लगता है, अप्रत्यक्ष कर लगता है, प्रत्यक्ष कर नहीं। जबकि इसमें क्या लिख रखा है, शुद्ध प्रत्यक्ष कर। इसका मतलब ये तो वस्तुओं पर लगता ही नहीं है, इसका मतलब ये तो सही नहीं होगा। दूसरा देखो, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी मार्केट प्राइस, अप्रत्यक्ष कर इसमें से घटा रखा है, सब्सिडी इसमें जोड़ रखी है, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। क्योंकि अप्रत्यक्ष कर मार्केट प्राइस में जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे जीएसटी है, वो शामिल रहती है। इसका मतलब इसमें जीएसटी क्या है, शामिल है। और गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है वो मार्केट की प्राइस से क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, ठीक है यहाँ तक। जबकि अपने को फैक्टर कॉस्ट याद करना है तो अप्रत्यक्ष कर घटाने पड़ेंगे और सब्सिडी जोड़नी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। इसी को अभी एक थोड़ा सा एग्जाम्पल्स में आपको बताऊंगा, एक बार तो यहाँ देखो। आगे है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बराबर जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस अप्रत्यक्ष कर, ये भी गलत है, क्योंकि मार्केट प्राइस में तो ऑलरेडी जुड़े हुए होते हैं अप्रत्यक्ष कर, तो दोबारा जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया आपका। 4 नंबर देखो, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट माइनस दे रखा है जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस मूल्यह्रास, मूल्यह्रास घटाने से तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये तो एनडीपी मार्केट प्राइस आ जाएगा फिर, जबकि ज्ञात करना अपने को जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है, ये भी गलत है। अब सही देखो कौन सा हुआ इसमें से, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ये गलत है। गलत क्यों हुआ ये, क्योंकि प्रत्यक्ष कर होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है, जबकि इसने क्या घटा रखा है, प्रत्यक्ष कर घटा रखा है। एक सबको मिटा देता हूं मैं, वापस देख लो। अब देखो आप, पहला 1 नंबर का गलत है। गलत क्यों हुआ, क्योंकि जीडीपी मार्केट प्राइस में यदि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाता तब तो सही हो जाता है, लेकिन इसने क्या घटा रखा है, प्रत्यक्ष कर, और प्रत्यक्ष कर कभी भी वस्तुओं के ऊपर नहीं लगता। दूसरा है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बराबर दे रखा है जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर, बिल्कुल घटा रखा है, सही है, प्लस कर रखी है सब्सिडी। तो सब्सिडी का इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का जो डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ होता है, इसका मतलब ये सही नहीं है, नीचे वाला भी सही नहीं है। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखो, व्यक्ति आय की गणना करने में राष्ट्रीय आय में निम्न में से क्या जोड़ा जाता है। अभी आपको थोड़ी देर पहले अपने स्टार्टिंग किया था, तो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन आए थे उसमें अपने पढ़ा था पर्सनल इनकम में व्यक्तिगत आय, और कैसे ज्ञात किया था, एनआई। एनआई का मतलब राष्ट्रीय आय। एक साल में देश के लोग जो अर्जित करते हैं वो एनआई होती है देश, और एक साल में देश के लोगों की जेब में जो पैसा आता है वो उनकी क्या है, पर्सनल इनकम है। पर्सनल इनकम ज्ञात करने के लिए एनआई में से अपने क्या क्या पढ़ा था, सामाजिक सुरक्षा अंशदान घटाने पड़ेंगे, सुरक्षा अंशदान ये घटाना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या क्या घटाना पड़ेगा, निगम कर घटाना पड़ेगा अपने को, निगम कर ये घटाना पड़ेगा। और क्या क्या बताया था, अवितरित लाभांश घटाना पड़ेगा, अवितरित लाभांश ये भी अपने को घटाना पड़ेगा। और प्लस क्या करना पड़ेगा अपने को, हस्तांतरण आय, हस्तांतरण आय ये अपने को प्लस करनी पड़ेगी। तो क्या आ जाएगी, देश के लोगों की पर्सनल इनकम ज्ञात हो जाएगी। देखो देखिए आप, व्यक्ति आय की गणना करने में राष्ट्रीय आय में निम्न में से क्या जोड़ा जाता है। जोड़ा क्या है अपने, हस्तांतरण आय जोड़ी है, जबकि बाकी 3 को तो क्या किया, घटाया है अपने। तो इसमें से आपके कौन सा हो जाएगा, हस्तांतरण भुगतान। हस्तांतरण भुगतान बोल दो, हस्तांतरण आय बोल दो, एक ही चीज है। तो ये आप नोट कर लेना, इस चीज के ऊपर बहुत सारी बार क्या क्वेश्चन आते हैं, तो ये नोट कर लेना। पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम मतलब व्यक्तिगत आय, एक मिनट, व्यक्तिगत आय
व्यक्तिगत आय को क्या बोलते हैं, पर्सनल इनकम। तो ज्ञात करने के लिए एनआई में से, राष्ट्रीय आय में से क्या क्या घटाते हैं, क्या चीजें जोड़ी जाती है, जुड़ती क्या हस्तांतरण आय। और थोड़ी देर पहले उसमें यह भी बताया था कि हस्तांतरण आय व्यक्तिगत आय का हिस्सा होती है लेकिन राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय आय है परवाचर, ये आ जाएगी। राष्ट्रीय आय है, जीएनपी है, राष्ट्रीय निवेश है, राजकोषीय घाटा है, ये सारे परवाचर होते हैं। तो राष्ट्रीय आय भी क्या है, परवाचर है, स्टॉकचर नहीं है। एक आपको यहां पर यह भी पता होना चाहिए कि परवाचर कौन से होते हैं। परवाचर का मतलब होता है कि वो सारी चीजें जो एक अवधि में जिनका मापन करते हैं अपने, जिनको एक अवधि में मापा जाता है, अवधि में मापन, अवधि में जिनका मापन होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, परवाचर। जैसे राष्ट्रीय आय एक पूरे वित्त वर्ष एक अवधि में मापी जाती है, प्रति व्यक्ति आय पूरी अवधि की मापी जाती है, तो जिनकी अवधि में मापन होता है वो परवाचर है। और स्टॉकचर कौन से होते हैं, जिनको एक समय बिंदु पर मापा जाता है, एक समय बिंदु पर, समय बिंदु पर जिनका मापन होता है वो सारे क्या होते हैं, स्टॉकचर होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं, स्टॉकचर है जैसे पूंजी है, तो पूंजी को एक तारीख पर मापा जाता है हमेशा कि इतनी तारीख पर देश में इतनी पूंजी है। जैसे ऋण हो गया, ऋण, ऋण भी हमेशा क्या होता है कि पॉइंट ऑफ टाइम पर मापा जाता है, एक स्टॉकचर है ये। बेरोजगारी होगी, ये भी एक तारीख पर मापी जाती है, ठीक है। तो जो चीज एक समय बिंदु पर मापन होता है, पॉइंट ऑफ टाइम पर मापन होता है, वो सारे के सारे क्या है, स्टॉक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, पूंजी है, ऋण है, ठीक है ना, इसके अलावा बेरोजगारी है, ठीक है, जनसंख्या है, ये सारे के सारे क्या है कि स्टॉकचर है। जबकि एक अवधि में जिसका मापन होता है, पीरियड ऑफ टाइम में मापन होता है, वो सारे के सारे क्या है, परवाचर होते हैं। जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय की जितनी भी अवधारणा है, जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी, ये या प्रति व्यक्ति आय, सारी की सारी क्या है, परवाचर है। इसके अलावा राष्ट्रीय निवेश, राष्ट्रीय निवेश ये भी परवाचर है, ठीक है। और आप इसको बता सकते हो राजकोषीय घाटा है, राजस्व घाटा है, क्योंकि घाटा भी एक दिन में नहीं होता है, एक अवधि में होता है। विदेशी व्यापार है, ये सारे सारे क्या आ जाएंगे, परवाचर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति साधन लागत पर है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति साधन लागत पर है। वो तो सेम क्वेश्चन है, वो पीछे भी आया था अपने, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति साधन लागत पर, इसका मतलब एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पूछ रहा है कि एनएनपी फैक्टर कॉस्ट क्या है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को क्या मानते हैं, एनआई और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट एक ही होता है, ये हमेशा याद रखनी है आपको, क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। तो किसके बराबर है, राष्ट्रीय आय के बराबर है। अगला क्वेश्चन देखो, y बराबर सी प्लस, ये i है भाई, ध्यान रखना, ये i है, ये नहीं है। c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम समीकरण दर्शाता है। जब अपन वे विधि से देश की जीएनपी ज्ञात करते हैं, वे विधि से, तो वे विधि से जीएनपी ज्ञात करने के लिए, क्योंकि जीएनपी तो एक साल का उत्पादन होता है और इसको वे विधि से ज्ञात करना है, इसका मतलब देश के उत्पादन पर किया हुआ खर्चा ज्ञात करना पड़ेगा सारा का सारा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो जीएनपी आपको ये भी पता है, जीएनपी होता है जीडीपी प्लस एनएफआई होता है, ध्यान आपको। और जीडीपी का मतलब एक साल का उत्पादन है, जीएनपी का मतलब भी एक साल का उत्पादन है, लेकिन दोनों के बीच में अंतर किसका है, एनएफआई का। अब जैसे जीडीपी है, जीडीपी को अगर आप वे विधि से ज्ञात करोगे, इसका मतलब देश के उत्पादों पर किया गया खर्चा ज्ञात करना है। उसमें एक तो निजी अंतिम उपभोग व्यय आएगा, जिसको अपन बोलते हैं सी, एक निजी निवेश जिसको अपने आई लिख दिया, एक सरकार का किया गया खर्चा जिसको अपने जी लिख दिया, एक विशुद्ध निर्यात जिसको अपना एक्स एन का मतलब नेट एक्सपोर्ट है, ये शुद्ध निर्यात, इसका मतलब निर्यात माइनस आयात, ठीक है। तो ये एक्स माइनस एम लिख दो, चाहे इसको एक्स एन लिख दो। तो मैं ये जो आपकी क्वेश्चन में लिखा हो मैं वैसे लिख देता हूँ, एक्स माइनस एम। ये यहाँ तक देश की जीडीपी आ गया।
वे विदेशी जीडीपी, इस तरह से याद किया जाता है। और इसमें जैसे अपन क्या शामिल कर देते हैं, एनएफआई शामिल कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, देश की जीएनपी। अब तो इसमें एनएफआई तो जुड़ी हुई है नहीं, सिर्फ सी है, आई है, जी है, एक्स माइनस एन है, इसका मतलब इतना इतना ही दिया हुआ है, तो इतना इतना दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, देश की जीडीपी है। तो यहाँ पर वाई का मतलब क्या है, जीएनपी है, जीडीपी है, तो वाई का मतलब क्या है, देश की जीडीपी है। अगला क्वेश्चन देखो, बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। देखो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसका मतलब ये एनएनपी पूछा है, और बाजार मूल्यों पर इसका मतलब एनएनपी मार्केट प्राइस पूछा है, फैक्टर कॉस्ट नहीं है, क्योंकि एनएनपी फैक्टर कॉस्ट होता तो अपन बोल देते साहब राष्ट्रीय होता है। बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मतलब एनएनपी मार्केट प्राइस क्या होता है, देखो इसमें कौन सा है, बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेशी शुद्ध आय, ये तो सही नहीं है, क्योंकि बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का तो मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो जीएनपी होता है। जीएनपी में से विदेशी शुद्ध साधन आय, इसका मतलब एनएफआई अपन घटा देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो बाजार मूल्यों पर जीडीपी आया, तो इस लाइन का मतलब तो जीडीपी है, तो इसका मतलब ये सही नहीं है। दूसरा देखो, बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसका मतलब ये जीएनपी है, जीएनपी में से घटा दिया अपने हस्तांतरण भुगतान, हस्तांतरण भुगतान तो ऑलरेडी इसमें घटा हुआ होता है, घटाने की जरूरत नहीं होती, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हस्तांतरण आय शामिल ही नहीं होता, तो आप कहाँ से घटाओगे, ये भी सही नहीं है। बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब जीएनपी मार्केट प्राइस में से घटाया मूल्य ह्रास, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, देखो अभी थोड़ी देर पहले अपने पढ़ा था कि जीएनपी में से अपने डेप्रिसिएशन घटा देते हैं तो देश की एनएनपी ज्ञात हो जाती है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात हो जाता है, तो ये बिल्कुल क्या है, 3 नंबर सही है। 4 नंबर, बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अनुदान, बिल्कुल ये भी गलत है, तो इसमें आपका सही कौन सा है, 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगुनी हो जाएं तो वास्तविक आय, आपको पता है कि वास्तविक आय का में वृद्धि तो कब होती है, जब देश का उत्पादन बढ़ता है। फिर मैंने बताया था कि कीमतों के बढ़ने से क्या होती है, मौद्रिक आय बढ़ती है। तो देखो एक समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगुनी होगी, इसका मतलब मौद्रिक आय, कीमतें दुगुनी होने से ही तो मौद्रिक आय दुगुनी हुई है, तो फिर वास्तविक आय के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर वास्तविक आय दुगुनी हो जाएगी, नहीं गलत है, आधी हो जाएगी, गलत है, परिवर्तित रहेगी, क्योंकि वास्तविक आय में वृद्धि तो उत्पादन बढ़ने से होता है, यहाँ तो कीमतें डबल हुई है, कीमतें डबल होने से वास्तविक आय थोड़ी बढ़ेगी, केवल मौद्रिक आय बढ़ेगी, ठीक है, तो इसमें वास्तविक आय क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ क्या है। जब अपन स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं तो पीछे के किसी एक वर्ष को क्या कहेंगे, अपने आधार वर्ष मानते हैं। अब वो पीछे का जो वर्ष है वो एक सामान्य वर्ष होना चाहिए, इसका मतलब उसमें ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आने चाहिए, इस तरह का वर्ष वो होना चाहिए। देखो आप, जिस वर्ष की आय का उपयोग मौद्रिक की जीडीपी की गणना करने के लिए किया जाता है, नहीं, वास्तविक जीडीपी की गणना करने के लिए किया जाता है, वो तो हो जाता। जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग मौद्रिक जीडीपी की गणना करने के लिए किया जाता है, नहीं, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। आय का उपयोग, सॉरी, जिस वर्ष की आय का उपयोग मौद्रिक जीडीपी ज्ञात करने होता है, ये भी गलत है। और जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग मौद्रिक जीडीपी ज्ञात करने के लिए किया जाता है, एक मिनट, हाँ, राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का मतलब पीछे का कोई वर्ष जिसकी कीमतों के आधार पर अपने जीडीपी ज्ञात करते हैं, वही वास्तविक जीडीपी होती है। तो यहाँ पर जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग, देखो ये जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग मौद्रिक जीडीपी की गणना करने के लिए किया जाता है, नहीं, ये तो मौद्रिक आ गए, तो मौद्रिक के लिए तो वर्तमान का ही उपयोग होता है, ये भी सही नहीं है। जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना करने के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल सही है।
तो जिस वर्ष की कीमतों का यूज करके अपन पीछे के किसी वर्ष की कीमतों का यूज करके जो जीडीपी ज्ञात करते हैं उसी को तो वास्तविक जीडीपी बोलते हैं। इसके अंदर 3 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखो, 1951-52 से 2024-25 की अवधि के किस वर्ष में स्थिर कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। अभी देखो थोड़ी देर पहले अपने पढ़ा था कि 2020-21 में वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी और 20-21 के बाद में वृद्धि दर जो बढ़ी थी तो उसमें ऋणात्मक से पॉजिटिव आते ग्रोथ रेट में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई थी। तो इसके में उत्तर कौन सा आ जाएगा? 2021-22 आ जाएगा। देखो 1950-51 से 2024-25 में सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट हुई है वो 2021-22 में हुई है। एक बंद आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, देखो बंद आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था वो होती है जो दूसरे देशों के साथ कोई व्यापार नहीं करती है, कोई लेन देन नहीं करती, आयात व्यापार भी नहीं करती, साधनों का प्रवाह भी नहीं करती। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, एनएफआई जो होगा वो एनएफआई क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब उस देश की जीडीपी और जीएनपी दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी, क्योंकि जीडीपी और जीएनपी के बीच में अंतर किसका होता है? एनएफआई का होता है। अगर एनएफआई 0 है, कोई लेन देन हो ही नहीं रहा विदेशों के साथ, तो इसका मतलब वही जीडीपी और वही क्या है? जीएनपी है। तो जीडीपी और जीएनपी दोनों सेम ही होंगी। तो इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा? 1 नंबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय आय के परिकलन में दोहरी गणना से बचने के लिए, मतलब डबल काउंटिंग से बचना है, तो कौन सी सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो डबल काउंटिंग से बचने के लिए 2 चीज़ों का प्रयोग होता है, 2 मेथड काम में लेते हैं। एक तो क्या है कि जीडीपी में केवल अंतिम वस्तु व सेवा को ही जोड़ा जाना चाहिए, अंतिम वस्तु और सेवाओं को ही। दूसरा है कि उत्पादन की प्रत्येक अवस्था में जो मूल्य वृद्धि हो रही है, प्रत्येक उत्पादन अवस्था में होने वाली मूल्य वृद्धि का योग किया जाता है। ठीक है ना? देखो इसमें से कौन सी है? मूल्य जोड़ विधि बिल्कुल है, मूल्य वृद्धि विधि या जोड़ विधि। समग्र विधि नहीं होगा, लेन देन विधि नहीं होगा, अंतिम उत्पाद विधि सही है। ठीक है ना? तो इसमें 1 नंबर भी सही है, 4 नंबर भी सही है। देखो तो क्या आगे क्या है? 1 और 4 सही था ना, तो इसमें आ जाएगा 1 और 4, इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना अपने को। साधन लागत पर जीडीपी में से मूल्य ह्रास घटा दिया। साधन लागत पर जीडीपी है, इसका मतलब ये जीडीपी फैक्टर कॉस्ट है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। और जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में से मूल्य ह्रास डेप्रिसिएशन घटा देते हैं तो क्या आ जाता है? एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आता है। ठीक है ना? साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद आता है। देखो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट है क्या? साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब 1 इसके साथ आ जाएगा, 4 नंबर पर आ जाएगा। दूसरा देखो, बाजार मूल्यों पर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, बाजार मूल्यों पर जीएनपी, इसका मतलब जीएनपी मार्केट प्राइस दे रखा है और इसमें से मूल्य ह्रास में डेप्रिसिएशन घटाया है, तो आपके क्या आएगा? इसमें आएगा आपका एनपी मार्केट प्राइस आएगा। इसका मतलब बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। देखो कहाँ पर है? बाजार मूल्यों पर एनएनपी। इसका मतलब बी किसके साथ आ जाएगा? 3 नंबर के साथ आ जाएगा। ए 4 के साथ, बी 3 के साथ। तीसरा देखो, बाजार मूल्यों पर जीडीपी माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, बाजार मूल्यों पर जीडीपी, इसका मतलब जीडीपी मार्केट प्राइस, इसमें से घटा रहा है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा रहा है। अब आपको पता है कि मार्केट प्राइस में से जो भी इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध इनडायरेक्ट टैक्स घटा देते हैं तो ये आपका आ जाएगा जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, मतलब साधन लागत पर घरेलू उत्पाद आएगा। देखो है क्या? साधन लागत पर जीडीपी है ना, तो सी किसके साथ आ जाएगा? 2 के साथ आ जाएगा। डी देखो, साधन लागत पर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, इसका मतलब जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट में से क्या घटा रहा है? डेप्रिसिएशन।
तो आपके आ जाएगा NNP फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। देखो NNP फैक्टर कॉस्ट है, ये रहा साधन लागत पर NNP। इसका मतलब D किसके साथ आ जाएगा, D 1 नंबर के साथ ही आ जाएगा। तो अपना उत्तर हो गया A बराबर तो क्या है 4 है, और B बराबर आपके क्या हो गया, B बराबर हो गया 3, और C बराबर क्या हो गया अपने, C बराबर हो गया अपने 2, और D बराबर हो गया 1। अब ये देख लो, A में 4, B में 3, C में 2 और D में 1। देखो आगे, A में 4, B में 3, C में 2 और D में 1। 2 नंबर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन है, यदि विदेशों से प्राप्त साधन आय विदेशों को किए गए साधन भुगतान से अधिक हो तो इस अर्थव्यवस्था में विदेशों से प्राप्त साधन आय, इसका मतलब विदेशों से अपने देश के लोग जितना कमा के लाए हैं, ठीक है ना, उससे ज्यादा विदेशी साधनों को क्या हो, भुगतान है। विदेशों से प्राप्त साधन आय को किए गए साधन भुगतान से अधिक हो, इसका मतलब अपने देश के साधन जितना कमा के लाए हैं, ठीक है ना, वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, साधन भुगतान से अधिक हो। तो इस अर्थव्यवस्था में यदि विदेशों से प्राप्त साधन आय विदेशों को किए गए साधन भुगतान से अधिक हो, इसका मतलब अपने साधन विदेशों से ज्यादा कमा के लाए हैं और विदेशी साधनों को अपने भुगतान है कम किया है। इसका मतलब NFI पॉजिटिव है, और NFI जब पॉजिटिव होती है तो देश की GNP GDP से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये GNP GDP से क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे अभी अपने पीछे पढ़ा था ना कि अपने साधन ज्यादा कमा के लाए हैं, जैसे अपने साधन तो मान लो कि विदेशों से 300 रुपये कमा के लाए हैं और विदेशी साधनों को भुगतान किया अपने कितने का, 200 रुपये का किया है। तो इसका मतलब NFI कितना है, यहाँ पर NFI कितने होगा, 100 रुपया। इस 100 रुपये को अगर देश की GDP में अपन जोड़ते हैं तो GNP ज्यादा आएगी, तो ये GNP ज्यादा है, GDP क्या होगी, कम होगी। ये 3 नंबर सही है। एक लेख वर्ष के दौरान किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं, घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं जिसमें मूल्य ह्रास भी शामिल होता है के बाजार मूल्य को कहा जाता है। ध्यान देना एक बार, किसी देश की घरेलू सीमा का प्रोडक्शन है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों का योग जिसमें मूल्य ह्रास भी शामिल है, उसको देश की GDP कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, जिसमें मूल्य ह्रास भी शामिल होता है को कहा जाता है। दूसरी बात देखो, उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के बाजार मूल्य, इसका मतलब मार्केट प्राइस पर है, तो ये GDP मार्केट प्राइस होगी, तो बाजार कीमतों पर देश की GDP। और अगर इस GDP में अगर NFI और शामिल कर देते अपने तो बाजार मूल्य पर GNP हो जाती। तो इसमें आंसर आपका ये आ जाएगा। वे विधि के अनुसार देश की GNP की गणना की जाती है। वे विधि के अनुसार देश की GNP गणना की जाती है। ये क्वेश्चन जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपने पढ़ा था, इस क्वेश्चन को भी अपने पढ़ा था, वे विधि से GNP की गणना। तो अभी देखो अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि GDP का मतलब अपने पढ़ा था C + I + G + X - M पढ़ा था, और ये तो हो गई GDP। और इसमें जैसे अपन प्लस कर दे NFI तो ये क्या हो जाएगी, GNP हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक ये करते आपकी क्या आ जाएगी, GNP आ जाएगी। तो ये GNP का मतलब ये होता है। देखो इसमें कौन सा है, ये तो नहीं होगा, C + I G X N और NFI AB हो जाएगा आपका, 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय आय गणना की किस विधि में मांग पक्ष को ध्यान में रख करके गणना की जाती है। मांग पक्ष का मतलब होता है कि देश के लोगों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरत है, इसका मतलब जरूरतों को पूरा करने के लिए मार्केट से वो वस्तुओं तथा सेवाओं की डिमांड करते हैं, उनको खरीदते हैं, खरीदने पर जो खर्चा करते हैं उनका योग करते हैं। इसका मतलब ये कौन सी विधि होगी, वह विधि।
तो व्यय विधि का मतलब होता है मांग को ध्यान में रख के की हुई गणना, इसमें व्यय विधि आ जाएगी। आय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में सम्मिलित मद है। आय विधि, इसका मतलब देश की इनकम को जोड़ना है। अभी थोड़ी देर पहले भी आपने पढ़ा था कि एनआई बराबर होता है लगान प्लस मजदूरी वेतन प्लस लाभ प्लस ब्याज, ही लिखा था ना अपने। तो इसमें देखो वेतन पारिश्रमिक बिल्कुल शामिल है, ब्याज भी शामिल है, लाभ भी शामिल है, लगान भी शामिल है, तो सारे शामिल है। चलो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी मद व्यय विधि के तहत राष्ट्रीय आय ज्ञात करने में सम्मिलित नहीं की जाती। व्यय विधि में सरकार द्वारा दी गई पेंशन, सरकार द्वारा दी गई पेंशन वो उस वर्ष की राष्ट्रीय आय, उस वर्ष की उत्पादन से लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब ये सम्मिलित नहीं की जाएगी। स्वयं के मकान का अनुमानित किराया बिल्कुल व्यय विधि में ज्ञात होता है, निजी अंतिम उपभोग व्यय में शामिल होता है। मशीनों उपकरणों में पूंजी निवेश बिल्कुल ये भी शामिल है, और निर्यात से प्राप्त आय बिल्कुल ये भी शामिल है। तो इसमें शामिल कौन सा नहीं होगा, सरकार द्वारा दी गई पेंशन, क्योंकि सरकार द्वारा दी गई पेंशन है वो हस्तांतरण भुगतान होती है, उस वर्ष की इनकम से उसका लेना देना नहीं होता, तो ये आ जाएगा इसके अंदर। किस विधि को मूल्यवर्धित विधि भी कहा जाता है। अब आपको बहुत बार बताया हुआ है कि उत्पादन विधि को क्या बोलते हैं, मूल्यवर्धित विधि बोलते हैं, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, 3 नंबर आ जाएगा। आधार कीमत पर, बेस प्राइस पर, आधार कीमत पर जीवीए होता है। आधार कीमत पर जो जीवीए होता है, तो बाजार कीमत पर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाने से, बाजार कीमत पर जीडीपी में से शुद्ध उत्पाद कर घटाने से, बिल्कुल इसमें आ जाएगा 2 नंबर। आपको एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा मैं विस्तार से बताता हूँ आपको। देखो, एक 3 बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। एक तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट और जीवीए फैक्टर कॉस्ट दोनों सेम ही होते हैं। वही जीडीपी फैक्टर कॉस्ट होती है, वही जीवीए फैक्टर कॉस्ट होती है। साधन लागत पर जीडीपी और जीडीपीए दोनों सेम ही होती है। अब दूसरी आपको ध्यान में रखना है कि आधार मूल्यों पर है, दे रखा है वो आपका क्वेश्चन, ये तो दे रखा है आधार कीमतों पर है। तो आधार कीमतों पर जीवीए ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, चाहे तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट ले लो, चाहे आप जीवीए फैक्टर कॉस्ट ले लो। तो ये आपका आपने ले लिया जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, इसको आप जीवीए फैक्टर कॉस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है ना। इसमें अगर अपन जोड़ दें शुद्ध उत्पादन कर, ठीक है ना, उत्पाद कर नहीं, क्या जोड़ रहे हैं, शुद्ध उत्पादन कर जोड़ दिया, तो आपका आधार कीमतों पर जीवीए ज्ञात हो जाएगा। अगर आपको ज्ञात करना हो बाजार कीमतों पर जीवीए, जीवीए ज्ञात करना हो, तब क्या करेंगे, तब आप ये जो पूरा है इसको बोलते हैं आधार कीमतों पर जीवी, तब आपको ये लिखना है कि आधार कीमतों पर जीवीए, और इसमें आपको प्लस एक टैक्स और करना पड़ेगा। देखो एक टैक्स तो इसमें शामिल हो गया है, शुद्ध उत्पादन कर तो इसमें शामिल हो गया है, पहले से ही शामिल था, इसमें एक कर आप और जोड़ दो, इसको कहेंगे शुद्ध उत्पाद कर। इसमें शुद्ध उत्पाद कर अपने और शामिल कर दिया, तो ये आपका बाजार कीमतों पर जीवी आ जाएगा। और एक चीज आप ये याद रखना, जीडीपी मार्केट प्राइस जो होता है, या जीवीए मार्केट प्राइस मान लो इसको, जीवीए मार्केट प्राइस और जीडीपी मार्केट प्राइस दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। ये 4 चीजें आप याद रख लेना। आप इसमें आपको आंसर बता दिया। आपका साधन लागत पर जीडीपी जो है उसमें आपको देखो यहाँ पर आ गया ना साधन लागत पर जीडीपी, ये रहा, और उसमें अपने कौन सा टैक्स जोड़ा है, शुद्ध उत्पादन कर, शुद्ध उत्पादन कर अपने जोड़ दिया, उत्पाद कर नहीं, शुद्ध उत्पादन कर, तो आपका आधारिक मूल्यों पर जीवीए ज्ञात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो,
व्यक्ति का आय ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय में से घटाया जाता है। व्यक्ति का आय, पर्सनल इनकम, अभी थोड़ी देर पहले अपने पढ़ा था पर्सनल इनकम और राष्ट्रीय आय। तो व्यक्ति का आय ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय में से क्या क्या घटाते हैं? सामाजिक सुरक्षा अनुदान घटाया जाता है, निगम का घटाया जाता है, अवितरित लाभांश घटाया जाता है, हस्तांतरण भुगतान को जोड़ा जाता है, घटाया नहीं जाता। तो इसमें 1 2 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 2 3। अगला क्वेश्चन देखो, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में योगदान की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों का बढ़ता हुआ क्रम। तो वर्तमान की राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का होता है, सबसे कम किसका है? कृषि का। अब बढ़ता हुआ योगदान पूछा है, ठीक है ना, इसका मतलब कृषि का सबसे कम है, ये हो गया। फिर ये रहा उद्योग का उससे ज्यादा है, ये हो गया। सेवा का उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा सेवा का है। तो बढ़ता क्रम कृषि का, कृषि के बाद में उद्योग का, उद्योग के बाद में सेवा का। तो इसमें आंसर हो जाएगा ये। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की अपेक्षा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय कम होगी। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की अपेक्षा, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की अपेक्षा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय कम होगी। इसका मतलब मार्केट प्राइस पर NNP की अपेक्षा, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की अपेक्षा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब NNP मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय क्या होगी? कम होगी। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की अपेक्षा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय कम होगी। इसका मतलब मुद्रास्फीति के दौरान ही होगी। कीमतें कम होने की अवधि में, कीमतें बढ़ने की अवधि के दौरान। तो इसमें आ जाएगा 2। अगर कीमतें बढ़ रही हो तो उस स्थिति में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय ज्यादा होती है और स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय क्या होती है? कम होती है। तो इसमें आएगा 2।